कर्नाटक चुनाव के नतीजे आएंगे कल और उससे पहले बचा है 1.5 घंटा। आपको करनी है पूरी तैयारी। कौन सी पोजीशन रखें, कौन सी खत्म करें और किस तरह से अपनी पोजीशन को हेज करें, कितनी पोजीशन रखें, इन्वेस्टर है तो क्या करें और ट्रेडर है तो आपको क्या सावधानियां रखनी है, और इलेक्शन के नतीजों को ऑप्शन के जरिए किस तरह से ट्रेड किया जाए ताकि रिस्क को कम और नतीजे आपकी उम्मीद के मुताबिक आए तो मुनाफा हो जबरदस्त। ये है अगले 1.5 घंटे का पूरा कार्यक्रम। तो फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और इस बीच हमको ये भी समझना होगा कि साथ साथ कौन से ऐसे सेगमेंट है जिसमें ज़्यादा तेज़ी आ सकती है और किसमें कमज़ोरी। तो लास्ट का 1.5 घंटा इसी चीज़ पे फोकस रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले जरा पूरी रूपरेखा देख लेते हैं, उसके बाद 5 बड़ी बातें होंगी और फिर मेहमान के साथ जुड़ के आज रण की रणनीति बनाना शुरू कर देंगे, जो कि न केवल आज बल्कि कल भी आपको अच्छा मुनाफा देगी। तो 2:05 पे यानी कि थोड़ी ही देर के बाद सबसे पहले तो आप इवेंट्स पे नजर रखिएगा, कौन कौन से इवेंट्स है। उसमें एक इंपॉर्टेंट होगा IMD की कल एक रिपोर्ट, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात होगी। ल्यूपिन, ब्रिटानिया, PNB के नतीजे कैसे आएंगे ये भी हम आपके सामने रखने वाले हैं 2:10 पर। जैसे ही 2:20 होंगे तो आप देखेंगे कि कमोडिटी मार्केट का चेक आपके सामने होगा, आप थोड़ा समझ पाएं कि कमोडिटी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। और लास्ट का 1 घंटा शुरुआत करेंगे इंडेक्स से, इंडेक्स की रणनीति से। तो अनिल सिंह भी आपको बताने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या इस समय रणनीति रखी जाए, जब हम ठीक कर्नाटक के चुनाव से पहले खड़े हुए हैं और उसमें हमारी इंडेक्स पे क्या रणनीति होनी चाहिए। और 2:30 बजे से लगातार BT STT का क्रम भी शुरू हो जाएगा। आज के मेहमान आपके सामने सभी सौदे रखने वाले हैं। 2:45 पे अहम चीज, कर्नाटक चुनाव से नतीजों से कमाई का ऑप्शन क्या है, ये भी हम आपके सामने उतारने वाले हैं। तो ये सभी चीज आप इसी 1.5 घंटे में देखेंगे। लेकिन अनिल जी, पहले 5 बड़ी बातें। बिल्कुल, इस वक्त बाजार की जो बड़ी बातें हैं, चुनाव के पहले बेहद सीमित दायरे में बाजार है। जैसा कि हम सुबह उम्मीद कर रहे थे कि इन एग्जिट पोल के दम पर न बड़ी तेजी होगी न बड़ी मंदी होगी, बिल्कुल वैसा ही होता दिख रहा है। छोटी सी रेंज है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, हल्की मुनाफा वसूली। लेकिन बैंक निफ्टी अब भी निफ्टी के मुकाबले में मजबूत बना हुआ है और सरकारी बैंक निचले स्तरों से रिकवर होकर तेजी में आते हुए दिखे। उसके चलते हुए बैंक निफ्टी में खरीदारी होती दिख रही है। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स में थोड़ा सा इजाफा है, 2% के आसपास का, और 14.25 के स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। सरकारी बैंक और फार्मा शेयरों में तेजी है। फार्मा शेयरों में जो ट्रम्प साहब ने कल बयान दिया कि भाई ज़्यादा ज़रूरत है कि दवाएं सस्ती की जाए और बिचौलियों को हटाया जाए, उसके बाद फार्मा शेयर थोड़े मजबूत होते दिखे हैं। ऐसा कोई बड़ा एक्शन उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री के अगेंस्ट लेने की बात कही नहीं, उससे राहत मिली है। अब आइए IT और ऑटो, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां आज कमजोरी का माहौल है। और कमजोरी का माहौल छोटे मझोले शेयरों में लगातार है, जहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती दिख रही है। और कई सारे ऐसे मिड कैप से कमजोर क्वालिटी के जहां गिरावट ज्यादा भी है। बिल्कुल, तो ये आप पूरी 5 बड़ी बातें हुई। लेकिन अब मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं कार्यक्रम में। मेरे साथ आप कुणाल सारोगी स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ राकेश बंसल भी, जिनसे बातचीत करेंगे। धर्मेश कांत से भी हम बातचीत करके थोड़ा फंडामेंटल व्यू के हिसाब से समझेंगे। और 3 एनालिस्ट भी, रिसर्च एनालिस्ट भी हमारे साथ है। संदीप है, जिन पे हम ये जानेंगे कि कल के इवेंट्स कौन से हैं, साथ ही साथ रजत से और पूजा से जानेंगे नंबर्स पे क्या करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बार आज के मेहमान से एक व्यू ले लेते हैं निफ्टी का, और उसके बाद फिर पहले ही 5 इंपॉर्टेंट जो है इवेंट्स हैं वो समझेंगे। कुणाल जी, आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ। आज का ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखी आपको इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, जो आज डिम्पी मार्केट्स ऊपर के लेवल्स पर होल्ड नहीं कर पाए, ये है नेगेटिव। अगर आप आज के चार्ट को इवेल्युएट करें तो जो सबसे नेगेटिव चीज नजर आती है वो है कि 10,800 के ऊपर टिक पाने में निफ्टी असफल रही है। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है, जो पॉजिटिव चीज मुझे नजर आती है वो है कि 10,740 के ऊपर भी निफ्टी लगातार कायम रहा है पिछले 2 सत्रों से। तो मुझे लगता है कि 10,740 ये लेवल है मेक और ब्रेक। इसके नीचे निफ्टी गया तो आपको डेफिनेटली और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अन्यथा ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कोई खास परेशानी नहीं है। निचले स्तरों पर खरीदने की राय। ओके, निचले स्तरों पर खरीदारी करने की राय। पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है बताने के लिए क्या कुछ एक्शन रहने वाला है आज बचे हुए समय में और कल के लिए। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं संदीप ग्रोवर के साथ। संदीप, बताइए किन किन इवेंट्स पर, किन किन घटनाओं पर, नतीजों पर आपकी नजर है? देखिए अनिल जी, कल के लिहाज से तो कर्नाटक चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं यही मेन ट्रिगर है जिसके ऊपर मार्केट फोकस करेंगे। इसके अलावा MSCI इंडेक्स का सेमी एनुअल रिव्यू है, उसमें क्या बदलाव होते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि शामिल किए जाते हैं, किनको हटाया जाता है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे शायद इनके वेटेज भी बदलते हुए दिखें। तो उस लिहाज से MSCI के जो बदलाव होने वाले हैं जो कि 1 जून से लागू होने हैं, कल उसका इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मानसून की जो चाल है उसके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। कल IMD ये अनुमान देने वाला है कि केरल कब पहुंचता हुआ दिखेगा मानसून। स्काईमेट ने ऑलरेडी कह दिया कि 28 मई को मानसून केरल पहुंचेगा। तो अब IMD क्या कहता है, स्काईमेट के ऊपर मोहर लगाता है, क्या होता है
ये देखना काफ़ी अहम होगा, खासतौर पे एग्री स्टॉक्स के लिहाज से। कल अप्रैल महीने के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े भी आने हैं, तो ये मैक्रो डाटा है जिसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो MCX, इसके कल क्रूड के ऑप्शंस लॉन्च होंगे, तो एक सिंगल स्टॉक के लिहाज से MCX काफ़ी अहम रह सकता है। आज की अगर आप बात करें तो आज जो बचा हुआ है कारोबार, उसमें 3:30 बजे आज चीनी और एथनॉल पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ था, उनकी एक बैठक होने वाली है। चीनी पर 3 रुपये या तो फिर 2 से 5% सेस लगाने की जो बात है इस बैठक में आ सकती है। और एथेनॉल पर जो GST की दर है जो कि 18% है, उसको घटाकर 12% किया जा सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो कि इस बैठक में होने वाले हैं। और आज शाम CPI महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं। WPI महंगाई ऑलरेडी 4 महीने की ऊंचाई पर आई है। CPI महंगाई 5:30 बजे नंबर्स आएंगे, कल इसका रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। और इसके साथ साथ नंबर्स जो नतीजे हैं निफ्टी के लिहाज से लुपिन के नतीजे हैं। और अगर आप FNO के ट्रेडर्स हैं तो ब्रिटानिया, MRPL, रिलायंस कम्युनिकेशन, PNB, सिंडिकेट बैंक और कर्नाटका बैंक, ये कुछ बड़े नतीजे हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। और कैश सेगमेंट में तो बहुत लंबी लिस्ट है। 4-5 स्टॉक जो कि ट्रेडर्स के फेवरेट है, उसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, PI इंडस्ट्रीज, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, मॉन्सेंटो और सेलान एक्सपोर्टेशन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पे आप नजर रखिए। अच्छा, एक बार ये वापस बताइए जरा संदीप, शुगर और इथेनॉल वाला जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक है, सेस कितना लग सकता है और GST कितना कम हो सकता है इथेनॉल पर? देखिए, 2 तरह से सेस लगाने का प्रस्ताव है। या तो फिर फ्लैट 3 रुपये प्रति किलो सेस लगाया जा सकता है, या तो फिर 2 से 5%। ये एक स्लैब है जिसके बीच में सेस लगाने की बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है। एथेनॉल पर GST की दर की जहां तक बात है तो वो फिलहाल 18% है, उसे घटाकर 12% करे जाने का जो प्रस्ताव है, इसके ऊपर फैसला आ सकता है। अनिल जी, असल में इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब काउंसिल की बैठक हुई थी उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर आप रिपोर्ट दी थी। करेक्ट। तो इस 15 दिन के अंदर ये आज पहली बैठक है GOM की। हालांकि नितिन गडकरी इसके अध्यक्ष थे, लेकिन आज बैठक में नहीं होंगे। सिक्किम आना मुश्किल है थोड़ा। सिक्किम के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, लेकिन ये फैसला ले सकते हैं क्योंकि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आज कोई ना कोई फैसला जरूर इस पे लिया जा सकता है। लेकिन आज ये जो भी बैठक में फैसला होता है, ये रिकमेंडेशन होगी, ये रिकमेंडेशन है, आगे काउंसिल ही डिसाइड करेगा। काउंसिल, GST काउंसिल डिसाइड करेगी उन्हें मानना है या नहीं मानना है। ये GOM है। हाँ, लेकिन ये संभावना बनती कि अगर आज GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मान लेते हैं कि ये करना चाहिए, तो फिर संभावना पूरी बनती कि काउंसिल मान ले इस बात को, राइट? इसलिए इसकी अहमियत है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, ओके। और अब नतीजों के लिहाज से ब्रिटानिया, लुपिन, क्रॉम्पटन, PNB, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। हमारे साथ हैं पूजा त्रिपाठी, रजत देवगन। रजत, पहले आप बताइए, ब्रिटानिया और लुपिन, 2 दिग्गज, कैसे आएंगे रिजल्ट्स? बिल्कुल, पहले शुरुआत ब्रिटानिया से ही क्योंकि नतीजे बहुत बेहतर रहने की उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले तो वॉल्यूम ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल डिजिट 12% पे पहुंचती हुई नजर आएगी और मुनाफे की फिगर बढ़ जाएगी 28%, 270 करोड़ का मुनाफे की फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये 28% तो तब है जब 40% टैक्स भुगतान ज्यादा करने को पड़ा है इस कंपनी को। अगर ये ना करना पड़ता तो 28% से भी ज्यादा की ग्रोथ हो सकता था कि मुनाफे में आती हुई नजर आती। आय बढ़ेगी 15%। और सबसे बड़ी बात यह है कि कच्चे माल की जो कीमतें हैं वो घटी Q4 में, उसका असर मार्जिन पे रहेगा और हम समझ रहे हैं कि 1.7% मार्जिन बढ़ सकते हैं, यानी कि कुल फिगर आ सकती है 15.4% की। तो मार्जिन में इजाफा, आय में इजाफा और साथ साथ मुनाफे में तो तगड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। तो ब्रिटानिया पे नजर रखी जा सकती है। दूसरा है ल्यूपिन, यहाँ नतीजे कमजोर रहेंगे। मुनाफे की फिगर हम समझ रहे हैं कि 13% घटेगी, 330 करोड़ वर्सेस 380 करोड़ यहाँ पर मुनाफा रह सकता है। एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं ही नहीं क्योंकि यूएस में आय घटने का अनुमान है, जिसकी वजह से कुल आय लगभग 6.5% घटेगी और एबिटा भी लगभग 5% घटता हुआ नजर आएगा। एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि कुछ फॉरेक्स गेन जरूर हो सकता है क्योंकि रुपए में कमजोरी देखने को मिली डॉलर के मुकाबले, तो उसका असर कुछ विदेशी आय के जरिए जरूर मिलेगा कंपनी को। लेकिन ओवरऑल वीक सेट ऑफ रिजल्ट्स। हाँ, ये जरूर देखना होगा कि कितने ANDA यानी कि नई दवाओं की एप्लीकेशन कितनी है, पाइपलाइन कितनी है यूएस में, उस पर फोकस रहेगा ल्यूपिन के केस में। ठीक है, ये ल्यूपिन के ब्रिटानिया के नंबर्स का प्रीव्यू आपके सामने। पूजा है बैंकिंग एक्सपर्ट्स, इसलिए उनसे सबसे पहले हम PNB के बारे में समझ लेते हैं और बाद में क्रॉम्पटन के नतीजे भी हमको बता रही हैं। पूजा, बताएं पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स कैसे आ रहे हैं और क्रॉम्पटन? कमजोर नतीजे ही हैं। PNB में जब नीरव मोदी फ्रॉड मामला आया था तभी से एक्सपेक्टेड ही है, सभी एक्सपर्ट मान के चल रहे हैं कि इस बार जो Q4 के नतीजे आएंगे वो बेहद ही कमजोर रहेंगे क्योंकि फ्रॉड में जितना भी एक्सपोजर था बैंक का करीब 14,000 करोड़ का, उसके सामने अब बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोविजनिंग होगी बैंक की, इसके चलते हम देखेंगे कि मुनाफे में काफ़ी ज़्यादा दबाव रहेगा। और इस बार नतीजे तो जैसे आएंगे कमजोरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन कमेंट्री इस तिमाही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मैनेजमेंट की तरफ से
से कि आगे चलकर ये जो पूरा अमाउंट है उसको लेकर किस तरह से आगे कंपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, प्रोविजनिंग और कितनी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, रिकवरी किस तरीके से होगी, इस चीज़ को लेकर कमेंट्री इस बार मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और ग्रॉस एनपीए के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर भी नंबर्स कमज़ोर ही रहेंगे। 12% के आसपास का फिगर था लास्ट क्वार्टर, उसके सामने 13% के आसपास के ग्रॉस एनपीए के फिगर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नज़र यही रहेगी कि नीरव मोदी फ्रॉड मामले को लेकर किस तरह की कमेंट्री आती है पीएनबी की तरफ से। ओके, तो पीएनबी के ये हैं रिजल्ट्स। और वैसे कल रिजल्ट कर्नाटक चुनाव के हैं, हाँ, कल और कर्नाटक बैंक के भी हैं। कर्नाटक बैंक के भी तो सारे कर्नाटक के रिजल्ट कल ही आने वाले हैं। लेकिन इस बीच क्रॉम्पटन, इसके रिजल्ट कैसे रहेंगे पूजा? ग्रीस से अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन है और आय की बात करें 12% की बढ़त देखने की उम्मीद है। हल्का एक जो दबाव है वो मार्जिन पर ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मेटल के दाम में जो बढ़त आई है उससे एक मार्जिन पे असर देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंपनी के जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, विज्ञापन खर्च है, वहाँ पर कंपनी ने थोड़ा कंट्रोल किया है, जिसके चलते मार्जिन में हमारा अनुमान है कि 12.8% के सामने ये जो नंबर है ये 13% के आसपास देखने को मिल सकता है। और लाइट सेगमेंट जो है कंपनी का, वहाँ से एक अच्छा योगदान की उम्मीद है और हमारा मानना है कि करीब 16% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, अच्छे नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। 16% है मुनाफा जो बढ़कर आने की बात दिख रही है आपकी स्क्रीन पर भी, वो ग्राफिक्स के जरिए कि 100 करोड़ का मुनाफा आ सकता है। धर्मेश कांत है हमारे साथ। धर्मेश, ये जो चारों नंबर्स भी आपने देखे, ब्रिटानिया, पीएनबी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ल्यूपिन, इसमें से सबसे ज़्यादा कन्विक्शन कहाँ पर आपका ज़्यादा दिख रहा है? देखिए, कंज्यूमर स्पेस में कन्विक्शन दिख रहा है। ब्रिटानिया के नंबर्स में मुझे लगता है कन्विक्शन रहेगा, और जिस तरीके से बाकी सब एफएमसीजी कंपनीज के नंबर्स आए हैं और पूरा कंज्यूमर स्पेस में जो रुझान देखने को मिला है, वहाँ यही लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ थ्योरी कायम रहेगी आने वाले समय में, और मानसून्स के जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर वरी करने की बात है। और मार्केट का मेरा सेंस ये है कि मार्केट में थोड़ा अच्छा करेक्शन होना चाहिए, तो वहाँ पर अगेन मूव टू डिफेंसिव्स रहेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड जो ये आने वाला साल है, जो वोलेटिलिटी का साल रहेगा मार्केट के लिहाज से, तो वहाँ पर कंजम्पशन स्पेस ही चलेंगे। तो ब्रिटानिया पोर्टफोलियो में बाई करके चलना चाहिए। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, बट दैट इज़ द वे इनके वैल्यूएशन हमेशा से रहे हैं। लेकिन धर्मेश, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मार्केट में गिरावट, अच्छा करेक्शन आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? कितना आएगा? देखिए अनिल जी, मार्केट का ऐसा है कि पिछले 4-5 साल से हमेशा एक जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो हमेशा 20 से 25% का अर्निंग्स ग्रोथ का प्रोजेक्शन लेके चलती है। निफ्टी की ईपीएस आप देखें तो 360 वाला 427 आया था लास्ट साल, और इस साल मुझे नहीं लगता कि 5% से ज़्यादा का भी आप ईपीएस पे ग्रोथ दे पाएंगे एनुअलाइज्ड बेसिस पे। तो 450 का अगर निफ्टी का ईपीएस आ गया तो बहुत है, और 450 के ईपीएस से अभी आप 23-24 के मल्टीपल पर ट्रेड करें ट्रेडिंग बेसिस पे, यहाँ पे 20% और ग्रोथ, जबकि कैपिटल गुड सेक्टर में कोई खास रुझान देखने को मिल नहीं रहा है। ऑयल सेक्टर आपको ऑलरेडी महंगा रुका है, फिस्कल डेफिसिट एंड ये सब जो रिलेटेड कंसर्न से अपने मैक्रो लेवल्स पर डिटोरेट होते रहे, तो उसको संभालना पड़ेगा। तो वैसे इस इन्वायरमेंट में 500 का ईपीएस FY19 में अगर दे पाए निफ्टी, मुझे डिफिकल्ट लगता है ये ईपीएस आता हुआ। सो अगेन वही रहेगी कि हर साल हम लोग बोलते हैं 20% इस साल तो ग्रोथ आना है, वो आएगा नहीं, तो वैल्यूएशन हैज़ टू कैच अप। तो मुझे लगता है वोलेटिलिटी रहेगी ऊपर में। मान लीजिए मैक्स टू मैक्स आप 11,500 मार सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, दिवाली के बाद, बट उसके पहले आपको एक झटका लगना है मार्केट में। और आप पीएसयू बैंक के नतीजे देख लीजिए सर, क्या अभी जो इलाहाबाद बैंक का आया, किसका आया, 16-17% का ग्रॉस एनपीए है। बचा कहाँ कैपिटल आपके पास धंधा करने के लिए? दीना बैंक को अभी आरबीआई ने बैन किया है। सो सिचुएशन इज टफ। हम लोग इग्नोर कर रहे हैं ऑन न्यूज़ फ्लो कि मानसून अच्छा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, बट जो चॉइसेस है आपके बीच में, उनका इंडेक्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम है जहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं। सो मेरा ये सेंस है कि अगर 400-500 पॉइंट निफ्टी में करेक्शन आ जाए तो इट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट स्टॉक स्पेसिफिक। मार्केट आप मत बाई करो, इंडेक्स को अपना काम करने दो जो भी करता है। अगर सही स्टॉक्स में अगर आप निवेश करके बैठ रहे हैं तो वहाँ पैसे जरूर बनेंगे। ठीक है। देना बैंक में अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, लोन वोन देने के लिए खत्म ही हो गया है। इसमें कहा कि आप बंद ही कर दीजिए, अब खाली बैंक रह गया, ना देना है ना लेना है, ना देना है ना लेना है। ऐसा अच्छा, है। एक और चीज़ है, एक व्यूअर की तरह सोचते हुए दिमाग में ये आता है कि जब बैंकों के इतने खराब नंबर्स आ रहे हैं, फिर भी आज का सबसे टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स पीएसयू बैंक की है। करेक्ट। ऐसा क्यों कि आप इतने खराब नंबर लेके आए, आपको पता भी था खराब आएंगे, आ भी गए, फिर भी? ये पूरे देश की बड़ी कॉमन समस्या है।
और सबसे ज़्यादा ये सवाल मेरे को ट्विटर पे आते हैं और इनको है ना मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि डिम्पी इसमें क्या है, इसमें समझाना बहुत मुश्किल काम है कि किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया तो ये शेयर गिर क्यों गया, खराब आया तो ये बढ़ क्यों गया। अब आप एक एक व्यूअर को ये समझा नहीं पाएंगे ट्विटर पे। ये अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा और ये बहुत सही सवाल है इस वक्त रिजल्ट के माहौल में। आपको ये देखना है कि रिजल्ट अच्छा या खराब है, वो शेयर के भाव में कितना ऑलरेडी पहले से बाजार को पता है। ठीक है, करेक्ट। आज सुबह में हम यही बात कर रहे थे, बंसल जी बैठे थे कि भाई ये ठीक है सब सरकारी बैंकों के रिजल्ट, और झटके किस में लगते हैं, शुरुआत में आने वाले 1-2 रिजल्ट में, कि सबको बताएगा अरे फेडरल के इतने खराब आए, अरे किसी और के इतने, ओबीसी के इतने खराब आए। बाद में तो आदत पड़ जाती है आपकी। और ऐसा तो नहीं कि फेडरल अकेला गिर रहा है, गिरे तो 4 को और भी गिराया, तो दूसरे बैंक भी उस खराब रिजल्ट की उम्मीद में गिर चुके हैं। तो इसलिए होता है कि जब ये रिजल्ट खराब आते हैं तो फिर बाजार का रिएक्शन अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होती है, और आज भी आप देखिए शॉर्ट कवरिंग हुई लेकिन ऊपर टिकी नहीं। तो अल्टीमेटली रिजल्ट को, किसी भी खबर को, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप 1+1 2 नहीं कर सकते। ये ऐसा होता नहीं स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए लोगों को ये ध्यान में रखना जरूरी है कि रिजल्ट के बाद रिएक्शन किसी भी तरह का आ सकता है, और ये इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि रिजल्ट के पहले कितना कुछ वो रिजल्ट इस शेयर के भाव में डिस्काउंट है। अगर सब सरकारी बैंकों में पता है कि खराब रिजल्ट आने हैं, सब में पता है शॉर्ट बनी हुई है, तो आने के बाद शॉर्ट कवरिंग होगी। बिल्कुल। खैर ये थोड़ा ज्यादा दिख भी रहा आज सरकारी बैंकों का और इंडेक्स उसमें भी एक और चीज है कि अभी तक एसबीआई के तो आए नहीं है। हाँ, अल्टीमेटली तो डिसाइड एसबीआई करेगा, और एसबीआई अगर मजबूत है 1.5% तो पीएसयू बैंक तो खींचने के लिए एसबीआई काफी है। बिल्कुल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक और चीज़ ध्यान में रखने वाले अनिल जी, एक और चीज़ आपसे समझनी थी। अब कल जब नंबर्स होंगे कर्नाटक चुनाव के, तो 8 बजे से पोलिंग की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। Yes. 9:15 बजे हम खुलेंगे। 1.25 घंटे के रुझानों पर मार्केट कुछ गैप अप या गैप डाउन करने की स्थिति में है या नहीं है? 100%। शुरुआत के 5 मिनट में मजा आएगा वो डिम्पी, फायरवर्क्स। ये किसी भी तरफ का हो सकता है, हाँ, अगर कैसे भी interesting, रुझान है। इंटरेस्टिंग। अगर एग्जिट पोल वाला ही रुझान आगे कंटिन्यू होगा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में भी आ रही है 1 घंटे के अंदर ही, तब तेजी है ऊपर। देखिए हाँ। मार्केट को क्या चाहिए, बीजेपी 100 के आसपास आ जाए ना बहुत है, तो उसकी जीत समझी जाएगी, मतलब हाँ, मार्केट की जीत है अपनी। 15 पॉइंट, फिर 15 सीटें चाहिए ना। 12-15 सीटें कौन सी बड़ी बात है बीजेपी के लिए कर्नाटक में लाना। करेक्ट। तो सिंपल चीज है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या कब होगी, मार्केट के लिए सबसे बड़ी समस्या कब होगी, जब अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना आए। 3 डिजिट में कोई भी सीट आने दो, 99 के ऊपर एक भी सीट आई बीजेपी तो मार्केट भाग जाएगा। ठीक है। हाँ, उस सिचुएशन में एक फायदा और भी होता है डिम्पी, वो ये जितनी ज्यादा सीट के साथ बीजेपी आए, भले क्लियर मेजोरिटी ना भी आए, तब भी जेडीएस का भी बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है। करेक्ट। फिर तो बीजेपी इतना भी धमका सकते कि टूटा न जाए कहीं पार्टी आपकी, संभालिएगा। तो ये सारी चीजें होती है राजनीति में। तो कुल मिलाकर ये कि अगर 100 सीट के आसपास बीजेपी ले आती तो बाजार बिल्कुल डरेगा नहीं, 11,000 की तरफ निफ्टी पे बढ़ेगा। और अगर यही 80-85 सीट आती है बीजेपी की, 2-5 सीट कांग्रेस की कम आती है और जेडीएस थोड़ी ज्यादा ले आती है, तो थोड़ा मामला रिस्की हो सकता है। भले ही फिर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हो, लेकिन 90 के नीचे सीट लाए तो थोड़ा मामला मुश्किल होगा। फिर बाजार को डर रहेगा कि यार जोड़ तोड़ क्या होगा, पता नहीं कैसे सरकार बनेगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो मार्केट को क्या चाहिए, सर्टेनिटी। मार्केट को क्या नहीं चाहिए, अनिश्चितता। सिंपल। तो मुझे लगता है जो एग्जिट पोल बोल रहे हैं वही अगर रिजल्ट आता है तो बाजार भागेगा। ठीक है, बाजार भागेगा और शायद हो सकता है आपको 900 950 के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। फिलहाल तो आज फार्मा मजेस्को के नंबर आए हैं, आपको बता दूं अनुमान तो बिल्कुल सटीक बैठा जी बिजनेस का। 217 करोड़ रुपए की आय बताई जा रही थी, 217 करोड़ ही आई, और मुनाफा हालांकि उम्मीद से थोड़ा बेहतर आया, करीब 8 करोड़ का मुनाफा इन्होंने इस क्वार्टर में दर्ज किया। 5.5 करोड़ की उम्मीद थी, 3% ये शेयर ऊपर है। राकेश जी एक बार जरा देखेंगे, मजेस्को लिमिटेड 15 रुपए ऊपर, 540 वाला शेयर। भी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है यहाँ पर। इनफैक्ट नतीजों के बाद देखें तो स्टॉक ने अपने ट्रेंड को रिज्यूम करा है, और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है डिम्पी, मुझे लगता है स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। टेक्निकली स्टॉक में नीचे में 530 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया, और 574 575 के लक्ष्य के लिए स्टॉक एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। ठीक है, तो यानी कि तेजी की उम्मीद यहाँ पे है, नंबर्स तो ठीक हैं, तो यहाँ पे इस पर ध्यान रखा जाए। फिलहाल तो नंबर्स का रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान रखें। कंपनी घाटे से मुनाफे में भी लौट आई है। अगर पिछली बार का कंपैरिजन भी आपके सामने रखें तो ये एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने रख रहे हैं। तो नंबर्स ठीक हैं, चार्ट भी ठीक है, मजेस्को पे ध्यान रखा जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं।
कमोडिटीज मार्केट में इस समय काफी उथल पुथल है, जरा समझ लेते हैं कि अभी का अपडेट क्या है। मृत्युंजय बताएं अभी का अपडेट क्या है। डिब्बी, अगर बाजार की बात करें तो शुरुआती दौर के मुकाबले अब धीरे धीरे गोल्ड की कीमतों में रिकवरी आनी शुरू हुई है और अब देखिए गोल्ड का भाव करीब 4 रुपये ऊपर हो गया है। शुरुआती दौर में करीब 125 रुपये नीचे था गोल्ड और वहां से करीब 130 रुपये की रिकवरी आई है। चांदी का बाजार भी रिकवर हुआ है, लेकिन कच्चे तेल में गिरावट जारी है। तो क्या ऐसे में अभी ट्रेड करना ठीक रहेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ वीरेश हिरेमत हैं, कार्वी कॉमट्रेड के हेड ऑफ रिसर्च, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, गोल्ड की बात करें तो रिकवरी आई है, क्या जो रिकवरी हम देख रहे हैं शुरुआती दौर के मुकाबले, ये रिकवरी और बढ़ सकती है और अभी बाइंग का मौका आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल मुझे जो रिकवरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, इसलिए हमारा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगी आज के लिए। आज के लिए हमारा लक्ष्य रहेगा 31,650 टू 31,000। जो भी डिप बनेगा इवन मार्केट में बाई करके चल सकता है। टू बी प्रिसाइज करना है तो 31,480 का अच्छा बाइंग लेवल बन सकता है। ओके, 31,480 के स्तर पर गोल्ड खरीदिए, 31,650 का आपको लक्ष्य देखने को मिलेगा। ये वीरेश की गोल्ड के ऊपर कॉल है। सिल्वर में भी आपकी बाइंग की ही राय होगी वीरेश हिरेमत? जी बिल्कुल मुझे सिल्वर में भी हमारा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगी। बाइंग का लेवल रहेगी 40,450 लेवल में। आज के लिए टारगेट रहेगा 40,750 टू 40,800। फिर भी हमने स्टॉप लॉस एक जरूर मेंटेन करने के लिए रेकमेंड करेंगे 40,350 का लेवल में। ओके, कच्चे तेल में गिरावट का माहौल है, लेकिन क्या इस गिरावट को एक आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं? श्योरली मृत्युंजय, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्रूड ऑयल में। हमारा बाइंग रहेगी 4730 लेवल में। आज के लिए टारगेट रहेगा 4800 और 4700 का एक स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके ट्रेड करना चाहिए। ओके, आखिरी सवाल वीरेश आपसे। स्काईमेट का ये अनुमान है कि इस बार मानसून समय से 4 दिन पहले केरल पहुंच सकता है। कल हालांकि IMD का भी आधिकारिक ऐलान तारीख का होना है। ऐसे में एग्री मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं और खास करके ग्वार में आज के लिए आपको लगता है कि बिकवाली करनी चाहिए? जी बिल्कुल मृत्युंजय, क्योंकि जो मानसून एक बहुत अहम मुद्दा है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्पेशली ग्वार के लिए। जैसे स्काईमेट ने बताया कि 4 दिन पहले आने वाला, इसके चलते हमने को देखने को मिलेगा ग्वार का जो सोइंग एरिया है राजस्थान में, वहां पर भी एक समय से पहले मानसून एंट्री करने का आशंका है। उसके चलते मार्केट में एक दबाव रहेगी, सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा। शुक्रिया आपका वीरेश इस पूरे अपडेट के लिए। और चलते चलते आपको एक खबर और बता दें कि 3:30 बजे सेस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जहां पर शुगर सेस और एथेनॉल पर GST को लेकर फैसला होना है और शुगर पर 3 रुपये प्रति किलो सेस लगाने का यहां पर प्रस्ताव दिया गया है। GST और एथेनॉल पर GST घटाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। देखना होगा कि GOM की बैठक में किस तरह का फैसला होता है। तो 3:30 बजे इस मुद्दे पर बैठक होने जा रही है। अनिल जी मृत्युंजय, शुक्रिया आपका पूरा कमोडिटी बाजार का अपडेट देने के लिए। और अब फोकस करते हैं कल के सबसे बड़े नतीजे पर, और वो है लुपिन। कल ये फार्मा कंपनी अपने नतीजे पेश करने वाली है और आज खुला तो मजबूत, लेकिन ऊपर से फिसल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ऐसा लगा कि ट्रम्प साहब का बयान आ गया, सब कुछ हो गया, अब ठीक है, शॉर्ट्स भी कवर होंगे, लेकिन सिर्फ शॉर्ट ही कवर हो रही है, फ्रेश खरीदारी हो नहीं रही। ये दिक्कत है। बंसल जी, क्या दिख रहा है लुपिन के चार्ट पर, क्या करना चाहिए? उछाल में बिकवाली करेंगे या फिर खरीदने का इरादा भी रखते हैं आप? नहीं अनिल जी, यहाँ उछाल पे तो क्लियरली आज भी जो ऊपर की तरफ जो रैली बनी उसके अंदर बिकवाली ही देखने को मिली है। टेक्निकली नीचे में जहाँ स्टॉक चल रहा है अभी 750 के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। टेक्निकली अनिल जी बिल्कुल बाइंग करने की राय तो नहीं दूंगा। नई मंदी मेरा ऐसा मानना है कि 750 के लेवल टूटे हैं नीचे में, तभी नई मंदी नीचे की तरफ करनी चाहिए। ठीक है, इस बीच एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि JB केमिकल, जिसकी एक US FDA को लेकर 2 ऑब्जर्वेशन मिली है, ये 2 ऑब्जर्वेशन इसको कितना परेशान कर रही है अभी ऐसा लग तो नहीं रहा कि ज़्यादा मुश्किल में है शेयर। 5-5.5 रुपये की गिरावट है। कुणाल, ये आज का इवेंट है, खत्म हो जाएगा, कल फिर से शेयर तेजी पकड़ सकता है? देखिए, ऊपरी लेवल से तो आज अच्छी बिकवाली हुई है डिप्टी, लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा क्रैक हो गया हो ऐसा नहीं है, और मुझे लगता है 310 के नीचे अच्छा सपोर्ट भी इसको प्राप्त है। तो मेरी राय में कोई ऐसे कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए, और इसमें अगर तेजी बनी 340 को इसने पार किया तो इसमें नया मोमेंटम बनेगा। फिलहाल एक रेंज में ही काउंटर ट्रेड कर रहा है। ओके, तो फिलहाल रेंज बाउंड है। एक और स्टॉक धर्मेश आपसे राय लेना चाहता हूं, वो है एम्फेसिस। आज बड़ा ट्रेड हुआ, 8% हिस्सेदारी बदली कंपनी की, ब्लैकस्टोन ने बेचा, दूसरा फंड आया, 960 रुपए में ये
ट्रेड हुआ, सुबह सुबह मैंने होते बंसल जी को पूछ भी लिया, बंसल जी भी खुश हो गए, बोले खरीद लीजिए तुरंत प्रभाव से। 1000 रुपए पहुंच भी गया। ओह 1028 भी हो गया है ये तो। अनिल जी आज के जो कमाल हो गया। नहीं अनिल जी आज के लक्ष्य थे 1028 1026 वो अचीव हुए हैं। आपने कम दिए एक्चुअली, इसलिए वहां तक पहुंच, वहीं से घूम गया। थोड़े ज्यादा दिए होते तो और बढ़ जाता। एक बार वो पुख्ता करवा ले, किस लेवल पे दिए थे, कब दिए थे, क्या बात हुई थी। बिल्कुल, और हमने बहुत ठोक बजा के बोला था कि ये सेलिंग खत्म हो रही है, अभी ये लेने का टाइम है। आइए देख लीजिए, पहले एक बार देख लेते हैं। जबरदस्त वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम के बाद तो स्टॉक दौड़ लगाना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बंसल जी बताइए चार्ट्स इसके। 962 का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में एक रिस्क लेना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। 1025 1028 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, ब्लॉक डील के बाद हमने स्टॉक में रिकवरी आते हुए देखी। उस समय शेयर लाल निशान में था जिस समय नोटिस हुआ था ब्लॉक डील, और आज ये डे हाई पे यानी 1040 के लेवल को भी लगा चुका है। हाँ, तो 970 से 1040 कितना, 40 और 70। वाह, समझो आप इधर का 10 इधर का 10 छोड़ दे, फिर भी ठीक है। आपकी लैंग्वेज में, डिम्पी की लैंग्वेज में 50 की नोट मिल गई। 50 का नोट मिल गया। यही बोलते ना। हाँ जी, 1000 से गुना करेंगे तो 50,000 हो गया जी आज का। 1000 शेयर में अगर आप लेके गए होते 50 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो 50,000 हो गया। बिल्कुल, कैलकुलेशन परफेक्ट है। तो बताइए धर्मेश जी, क्या किया जाए इस शेयर में? कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और नंबर्स भी इसके काफ़ी ठीक ठाक रहते हैं। तो थोड़ा बहुत ऑर्डर फ्लो को लेकर के इनका सिक्लिकल प्रॉब्लम चलता रहता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े बड़े फंड्स इसमें इन्वेस्टेड हैं। और आज का जो चेंज ऑफ फंड्स है वो अगेन यही दर्शाता है कि जो नए फंड आए हैं उसको काफ़ी कन्विक्शन है इसकी स्टोरी में, बिकॉज 8-10% का स्टेक चेंज अगर होना है उस लेवल पे जाके बाई करना है, सो कंपनी में उन्होंने भी अपनी स्टडी कर रखी होगी। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आपको 7-8% से ज़्यादा का और यहाँ से अपसाइड मिलेगा नहीं, बिकॉज मल्टीपल्स जो हैं इनके पीई के काफ़ी हायर लेवल पर आ गए हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया है, 1-1.25 साल का अगर आप नज़रिया रखते हैं तो बने रह सकते हैं इसमें। बाकी हिस्टोरिकली कंपनी ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार तो किया नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट या रेवेन्यू ग्रोथ इनका दिखा नहीं है, और मोर और लेस ठीक ठाक कंपनी है। ठीक है, खैर जैसे 2:30 बजने को हैं तो साथ ही साथ दो चीज़ आपको बहुत तेजी से दिखेंगी। पहला तो एक तो BTSTT आना शुरू हो जाएंगे, और शुरू हो चुके हैं, हो गए। देखिए बंसल जी हाथ हिला रहे हैं। बंसल जी तैयारी के लिए दागी अपना पहला गोला। देखिए अनिल जी, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को मेरा ऐसा मानना है रिव्यू करना चाहिए, और जो BTSTT है ना उसको कोशिश करना चाहिए कि आज में काट के जाना चाहिए। एक काम क्यों नहीं करते हो आप, आज वाले ही दो ना, BTST कर दो, बाय टुडे सेल टुडे, या सेल टुडे बाय टुडे, जो करना है। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन फिर भी कल का देना है तो आप दीजिए, कोई अनिल जी पहला एक सेल कॉल रहेगा रिलायंस इंफ्रा पर, सीधा शॉर्ट। अनिल जी अगर आप देखें तो सुबह 409 पर आपने निकाला था, तब मैंने 2 बार रिपीट करा था कि स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए, और 370 के टारगेट दिए थे। जिसने तब बेचा तब भी ठीक है, इन स्तरों पर भी बेचना चाहिए। 405 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 388 का आज का टारगेट, 388 का कल का टारगेट। एनालिस्ट जी एक दूसरा सेल एक आर इंफ्रा वापस स्टॉप लॉस 405, 388 पहला टारगेट, 380 दूसरा टारगेट, 380 दूसरा। तो कोशिश करें आज ही 388 वाला काम हो जाए तो खत्म करो, और ये कैश की लेवल है आपके, कैश के लेवल। ठीक है, परफेक्ट। और भी दे रहे हैं, दूसरा भी दे रहा हूँ अनिल जी। क्या बात है अनिल जी, ब्रेकआउट मतलब कि अभी सामने सामने होता हुआ दिख रहा है। बताइए। अदानी इंटरप्राइजेस अनिल जी 124 के नीचे निकला है, इसको बेचना चाहिए। 126.25 का स्टॉप लॉस, 121 का पहला टारगेट, 118 का दूसरा टारगेट। क्या बात है, 126-25 स्टॉप लॉस दूर है सर आपको? नहीं अनिल जी 124 पे दिया है मैंने, 124 था जब दिया है, तब 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस था, ये बोलने के बाद गिरा है। तो मैं एक काम करूं क्या, आपसे अभी ये भी लेना चालू कर देता हूं कि किस लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए। नहीं अनिल जी, जब दिया है तो 124 था अनिल जी, लेवल टूटने के बाद दिया है, इसीलिए बोल रहा हूं। अच्छा, तो अभी कुछ रिवीजन कर रहे हैं स्टॉप लॉस में? अरे डिम्पी जी, इतना फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है स्टॉक मार्केट, थोड़ा सा सेटल होगा उसके बाद देखेंगे। नहीं, अब डायरेक्ट टूटे होंगे, लगा कुछ रिवीजन ही करने पड़े, क्योंकि अब 126 वाला तो स्टॉप लॉस नहीं 124 पे दिया है ना। देखिए जब लेवल दिया है तो भरपूर मौका मिलता है बेचने के लिए। ठीक बात है। चलिए, एक्चुअली मैं संडे को है ना एक, नहीं
अनिल जी देखिए, अदानी में इसलिए थोड़ा सा फास्ट गिरा है क्योंकि लेवल टूटा था। जब लेवल टूटता है तो मूवमेंट फास्ट आता है। वो तो बाई चांस मुझे मौका मिला लेवल टूटने के साथ ही बोलने का। अच्छा, तो कल मैं मुंबई में था। मुंबई में मैं एक स्पीच देने गया था एक जगह। तो कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ग्रुप है जिनकी कॉन्फ्रेंस थी। तो आपके देश के सारे दिग्गज बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट और सब आए थे। गलती से मैं भी पहुंच गया वहाँ पे। तो वो ये BTST टॉक ऑफ द टाउन हो गया है। मतलब हर जगह चर्चा होती है। और मुझे कम से कम 5-7 सवाल BTST पे आए। तो सब लोग बोलते हैं कि ये तो इतना फास्ट मूव करता है। मैंने कहा ये KBC जैसा मामला है। कौन बनेगा करोड़पति, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला जैसा है मामला। तो इसीलिए जो आप कह रहे थे ना कि 124 जैसे देते 122 121 आ जाता है। तो मैंने कहा अब उसमें कोई ऑप्शन नहीं, जो है वो है, क्या कर सकते हैं। तो वैसा वाला मामला है। तो चलिए, 2 स्टॉक बंसल जी ने बता दिया, आर इंफ्रा और अदानी एंटरप्राइजेस। कुछ और आएंगे तो हम आपको और बताएंगे। बिल्कुल। खैर, इस बीच राजेश सतपुते भी हैं, लेकिन आपको राशि के नंबर बता दूं। कंपनी मुनाफे से घाटे पे लौट आई है और ये टूटना स्वाभाविक है। अब पता लग रहा है कि क्यों सरकार को जल्दी जल्दी बैठ के करनी पड़ रही है, क्योंकि हर कंपनी अब मुनाफे से घाटे में है। शुगर वाली 7% नीचे सरकारी बैंकों जैसा हाल है इनका। हाँ, इनका भी सरकारी बैंक। पता नहीं ये चीनी बना रही है किनके लिए। अब खैर आगे बढ़ते जरा क्योंकि मैं ये लेट नहीं हो जाऊं निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, इसलिए मेरे को जरा बताइए अब निफ्टी पे अनिल जी क्या किया जाए कल को, इस चीज में ध्यान में रखते हुए कि कल मेरे पास कर्नाटक चुनाव के नतीजे भी होंगे और आज मेरे को कम से कम 25 पॉइंट चाहिए। 25 पॉइंट? सही बताऊं, ईमानदारी खर्चा काटने के बाद, मतलब 30 पॉइंट टोटल मिला जी, 5 पॉइंट लेना देना, 25 पॉइंट। आज फ्रैंकली मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कि ये निफ्टी करना क्या चाहता है। 10,775, 10,835 ये आज की ट्रेडिंग रेंज है। ठीक है, पहले एक बार मैं फिर भी आज, वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा कल सुबह, लेकिन फिर भी एक बार यूरोप तो देखना चाहिए और अमेरिका देखना चाहिए। देख लेते हैं किस तरह का ट्रेड वहां पर है। एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स दिखाइए, आइडिया लग जाए कि हो क्या रहा है। ओके, तो थोड़ी थोड़ी कमजोरी है, कोई खास नहीं। अमेरिका में एक बार फ्यूचर्स देख लीजिए, अंदाजा लगेगा कि मजबूती है। चलिए, तो कोई खास वहां से संकेत वैसे भी कल ज्यादा काम आएंगे नहीं, अनलेस की कोई बड़ा ऊपर नीचे है। अब हो ये रहा है डिम्पी की निफ्टी पे पहला अहम सपोर्ट 10,775 के आसपास है, उसको तोड़ा नहीं है। 10,800 के ऊपर फर्स्ट हाफ में रहा है, सेकंड हाफ में नहीं। इसका मतलब क्या? देखिए आज का चार्ट देखिए आपके सामने। इसका मतलब ये कि फर्स्ट हाफ में तो कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी की सरकार बनने की पूरी संभावना है, जो एग्जिट पोल का एवरेज बता रहा है, जो हमारा जी बिजनेस का महापोल बता रहा है कि सरकार बना लेंगे। लेकिन सेकंड हाफ में क्या है, इस वक्त बाजार की प्राइस में क्या है? इस वक्त बाजार की प्राइस में यह है कि हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर गलती से किसी भी वजह से शुरुआत में एक आधा घंटा ऊपर नीचे वाला मामला हो जाए, ठीक जैसे गुजरात में हुआ था, तो बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिर 10,000 से 10,800 नॉन स्टॉप अगर बाजार बढ़ा है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग क्यों ना करें। कि ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये शॉर्ट्स भी नहीं बन रहे। तो जब लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ना बने, सिर्फ आपकी जो पोजीशन है वो कटे, तो फिर ऐसे सिचुएशन में मेरे लिए एक बाजार के लिए बचे हुए 1-1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए डायरेक्शन लेना मुश्किल काम है। इसलिए मैं इस वक्त स्किप कर दूंगा कि कुछ नहीं करना ये 800 के ऊपर की क्लोजिंग दे सकता है। 10,775, 10,825 इसी रेंज में वक्त निकाल देगा। और हो सकता है पूरी संभावना कि कहीं नहीं, यही का यही बंद हो जाए 10,800 के करीब, 800 के करीब। हाँ, तो फिर ट्रेड बनेगा कि सर आपको तो 25 पॉइंट सीधे सीधे चाहिए, खर्चा निकाल के। हाँ, खर्चा निकाल के 25 पॉइंट चाहिए। तो इसलिए आपके लिए कुछ नहीं है आज। अच्छा, बैंक निफ्टी में गुंजाइश? बैंक निफ्टी में सरकारी बैंकों का कीमत तो ठीक है ना? बैंक निफ्टी में भी देखिए ऐसा है कि 26,500 के ऊपर जाता दिख नहीं रहा बैंक निफ्टी। तो क्या मैं 40 पॉइंट के लिए अभी लूं? शायद नहीं। ओके, सेम सिचुएशन देखिए बैंक निफ्टी में, फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत, 26,500 के ऊपर टिका भी, काफी वक्त भी बिताया। तो मेरा पॉइंट ये कि या तो 26,500 आ जाए अगले 10-15 मिनट में, तो आप वहां पर शॉर्ट कर दीजिए आज का हाई का स्टॉप लॉस लगाकर 50 पॉइंट के लिए, या 26,500 के नजदीक आए, 26,400 माफ कीजिएगा, 26,400 के नजदीक आए तो वहां पर 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए 50-75 पॉइंट के लिए। 26,470 पे मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा, तो दोनों में कोई गुंजाइश नहीं बनी? नहीं, मजा नहीं है ये। और इलेक्शन के रिजल्ट के पहले होगा क्या, अगर कोई ट्रेड बोलेंगे भी, और लोग तो पता ही है ना आपको कि वो किस तरह के ढीठ होते हैं। रिजल्ट के दिन भी मतलब लेके ही जाएंगे पोजीशन, और गलती से कुछ उल्टा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप बचे हुए समय के लिए ट्रेड ना करें, क्योंकि देखो ऊपरी स्तरों पर बहुत टिकता हुआ भी नहीं दिख रहा बाजार, और नीचे भी ज्यादा आएगा नहीं क्योंकि शॉर्ट्स बने नहीं। तो ऐसा लग रहा है नो ट्रेड जोन वाला मामला है। मुझे डेटा में भी कुछ साफ नहीं दिख रहा, इतना साफ दिख रहा है कि 26,500 के ऊपर जाने को तैयार नहीं है निफ्टी, माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी।
और 10,800 के आसपास बड़ा रस्साकशी वाला मामला है। वो इसलिए है कि 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है और 19 लाख शेयरों का पुट में है, तो दोनों झगड़ने वाले हैं। तो न तो आपको 10,800 के ऊपर की बहुत अपसाइड मिलेगी, न 26,500 के ऊपर की अपसाइड मिलेगी। अच्छा, गिरेंगे आप इसलिए नहीं क्योंकि शॉर्ट्स बने नहीं है, तो फिर जाने दीजिए, क्यों करना है। तो अच्छा, एक और चीज़ है, जिनके पास पहले से ही पोजीशन है वो क्या करें? जिनके पास पहले से ही निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोजीशन है, मैंने कुछ लिया नहीं, मैं कुछ लेना भी नहीं चाहता। अब वो आपको देखिए, सिंपल चीज़ है, मेरा ये मानना है कि अगर देखिए कल क्या होता है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, ठीक है, तब तो क्लियर कट है कि 10,700 टूटेगा नहीं। हाँ, शुरुआती आधे एक घंटे में कुछ भी हो सकता है कि जिस तरह का रुझान आता है, लेकिन आप 10:30 11 के बाद जब आपको स्थिति क्लियर हो जाती है कि सरकार किसकी बन रही है, उसके बाद जब बाजार स्टेबल होंगे तो आपके लिए 10,700 टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर सरकार बनने की सिचुएशन में ऊपर कितना जा सकते हैं, रिजल्ट कुछ हद तक डिस्काउंटेड है, तो ऐसी सिचुएशन में कितने मार्जिन से सरकार बीजेपी बना पाती है कि अगर उनको बहुत कम जरूरत जेडीएस की पड़े तो बाजार 10,900, 10,950, 11,000 की तरफ भी बढ़ सकता है। ओके, अगर अपने दम पे सरकार बना ले बीजेपी, तो खाली क्लियर कट कि 110, 115 सीट ले आए, कुछ नहीं चाहिए, हम ही बना लेंगे सरकार, तब तो आप देखिए 150-200 पॉइंट निफ्टी भाग जाएगा। सपोज वो नहीं होता है, सपोज यही होता है कि सरकार बनेगी लेकिन सहयोग से, तो आपके लिए 50-75 पॉइंट 100 पॉइंट की जगह और बन जाती है, तब भी तेजी होगी। सपोज ये लगे कि ऐसा है मामला कि रस्साकशी चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बीजेपी की सीटें बराबर है, बीजेपी जेडीएस मिलाकर आप देखें तो शायद सरकार बन सकती है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है, तो 10,700 आ सकता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन आए कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं, कांग्रेस की ही बनेगी, तो फिर आप 10,600 से 10,500 के रेंज में आ सकते हैं। ये अलग अलग सिनेरियो है। तो मेरा मानना ये है कि इसके लिए ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका फिर ये है, आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें। उससे होगा ये कि आपकी रिस्क हो जाएगी लिमिटेड और मुनाफा बनना होगा तो बड़ा बनेगा। और ऑप्शन की ऐसी ट्रेडिंग बताने के लिए मैं जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ वो है नितिन मुरार का। एसएमसी ग्लोबल के हमारे डेरिवेटिव हेड हैं, जो बड़ी जबरदस्त ऑप्शंस की रणनीति लेकर आते हैं। नितिन, स्वागत है आपका, बताइए कैसे ट्रेड किया जाए इलेक्शन को ऑप्शन के जरिए। देखिए जी, जो लास्ट 3-4 दिन का डेटा मैंने स्टडी किया, वो डेटा यही इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव मूव आनी चाहिए। राइट। और आज जो साइडवेज मोमेंटम है, इसमें हम लोगों ने अपने क्लाइंट को 10,900 की कॉल ऑप्शन दिलाई है। ओके। इसमें स्टॉप लॉस हम 45 रुपीज के आसपास का रख रहे हैं और हमें लग रहा है कि मार्केट एक बार 10,900 की तरफ मूव कर सकती है। उसमें इस कॉल ऑप्शन का प्राइस करीब 130-135 के आसपास होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ और हम कॉल ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं। 45 का स्टॉप लॉस और 130-135 का टारगेट रख रहे हैं 10,900 की कॉल ऑप्शन। और अभी मिल कितने में रही है जी? अभी 74 रुपीज के आसपास की चल रही है। ओके, तो 11% नीचे। अच्छा, ऐसा ही कुछ बैंक निफ्टी में भी है या खाली निफ्टी ओनली? लेकिन निफ्टी में ज्यादा पॉजिटिव डेटा बन रहा है। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मूव आ चुकी है, बट बैंक निफ्टी का भी डेटा अनिल जी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में हम अगर काम करना है तो हम बुल कॉल स्प्रेड में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वो कैसे बनेगा? और वो भी 200 रुपए की स्प्रेड। जैसे कि अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा है करीब 26,460 के आसपास का। राइट। हम इसमें 26,500 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। 26,500 की कॉल ऑप्शन 200 रुपए में आ रही है, बट बहुत महंगी है। तो इसके अगेंस्ट में 26,800 की हम बेच रहे हैं कॉल ऑप्शन। तो 200 रुपए की स्प्रेड हमें बन रही है करीब ये 200 में लेके 80 में 120 रुपए में स्प्रेड बन रही है। और उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार 26,900 की तरफ जा सकती है। ठीक बात है। तो 26,500 का कॉल खरीदने, 26,800 का बेचे, ताकि आपकी कॉस्ट आ जाए 120 रुपए के आसपास, तो फिर रिस्क हो जाएगी कम। और 26,800, 26,900 अगर बैंक निफ्टी हो गया रिजल्ट अच्छा आने पे, तो ये फायदा हो जाएगा। शुक्रिया आपका नितिन जी, बेहतरीन रणनीति हमें बताने के लिए। अच्छा, आइए अब कुछ कमजोर क्वालिटी के शेयर जो बड़े कमजोर होते दिख रहे हैं, 2-2 डिजिट में गिरने की तैयारी करते हुए, आज तो इन्हीं का दिन है गिरने का। रिलायंस नेवल, पीसी ज्वेलर्स, सुजलोन, एचसीसी, जेपीएसयू शेयर जिन्हें आप कमजोर क्वालिटी का मानते हैं, लेकिन हाँ, एक मजबूत क्वालिटी का शेयर भी गिरा है, वो है टाटा ग्लोबल। राजेश सातपुते साहब के पास चलते हैं। राजेश जी, बताइए, टाटा ग्लोबल 257 पर अब क्या किया जाए? अनिल जी, मुझे लगता है इसमें और थोड़ा वीकनेस आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज उसमें सेलिंग है विद वॉल्यूम, इसने अपना 200 डीएमए लेवल जो है 270 वो भी तोड़ा है। और मुझे लगता है करीबन 240-245 तक का एक फॉल अभी भी बाकी है। अगर मुझे लगता है कि करंट लेवल से थोड़ा, अगर यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिवली शॉर्ट करना है तो रिस्क बहुत ज़्यादा लगती है। मे बी 260, 260, 265 विल बी द लेवल कि जहाँ पे शॉर्ट हो सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 270। और जैसे मैंने कहा 240 का टारगेट दिखता है। स्टॉप लॉस 100। ठीक है।
उस पे तो है ही कमजोरी यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन अनिल जी मार्केट के अंदर अभी भी है वो सेंस जो अभी कह रहे थे ना, वैसे ही है, एज इट इज ही है, उसमें कुछ खास बड़ा फर्क नहीं है। लग नहीं ना कुछ होगा नहीं, ऐसे ही मतलब थोड़ा न ज़्यादा खराब होना है न ज़्यादा मजबूत होना है, फिर भी हो जाए तो हो जाए, यू नेवर नो। बिल्कुल आखिर मिनट हैं तो इलेक्शन बड़ा दिन है तो कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो चलिए, और हमारे साथ आशीष कुकरेजा साहब भी जुड़ रहे हैं, उनके पास जाए उससे पहले एक आ गया सिग्नल सर। जी बिल्कुल। चलिए कुणाल जी का पहला सिग्नल बताइए। कुणाल जी पहला शेयर कौन सा है? पहला शेयर जो मेरे रडार पर आया है जी वो है हिंदुस्तान जिंक। इसको मौजूदा स्तरों पर खरीदे, 297 का स्टॉप लॉस होगा, आज का टारगेट है 303 का, कल का टारगेट होगा 306 रुपए। ओके, हिंदुस्तान जिंक अभी क्या चल रहा है? ये आपके लेवल तो मेरे फ्यूचर के लेवल से है जी, फ्यूचर्स के ही लेवल है। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक का फ्यूचर खरीदना है आपको, 297 का स्टॉप लॉस, 300 का विभाव चल रहा है, 303 और 306 परफेक्ट है। तो ये खरीदारी का, और एक शॉर्ट कॉल भी आ गया आपको। जी बिल्कुल, दोनों आ गए, बिल्कुल आ गए जी। शॉर्ट कॉल है एनबीसीसी में, कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है, और आप मुझे तो दिल्ली के ही हैं बिल्कुल फिर भी शॉर्ट कर दिल्ली की कंपनी। अनिल जी चार्ट पर सेल है, बिल्कुल सही। मुझे लगता है एनबीसीसी बेचे, 100 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 9750, कल तक का टारगेट 9650। लेकिन कल रखना है कि आज ही काम कर लेना है? देखिए आज ही काम हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आज ही निकल जाए बेहतर। नहीं, ठीक बात है, कोशिश यही करें, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं आज का आज ही कर ले, ज़्यादा कल के लिए ना रखें तो बढ़िया है। अच्छा, राजेश जी से भी पूछ लेते हैं। राजेश जी, आपके कोई BTST STBT कॉल्स कुछ है, या BTSTT इस तरह की कॉल्स आपके पास भी कुछ है तो बता दीजिए। अनिल जी, हमें लगता है कि सन टीवी एज ए BTSTT करना है तो अच्छा है, काउंटर लगता है 960 के आसपास भाव है, 950 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हमें लगता है क्लोजिंग तक इसमें यहाँ से कम 15 रुपए का मुंह आना चाहिए एज ए BTSTT आज के लिए ही, यहाँ से 15 रुपए का जब है, और वैसे पोजिशनली मुझे लगता है 1000 प्लस का टारगेट होना चाहिए। अच्छा, सन टीवी इस भाव में भी खरीदेंगे? 10% बढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मुझे लगा कॉन्फिडेंस कम होना चाहिए। अनिल जी टेक्निकली इसमें देखिए एक अच्छा रिवर्सल है। ओके, 900 के आसपास इसका 200 DMA लेवल है। अगर आप प्राइस पैटर्न के लिहाज से देखो तो इट्स क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, एक गैप के साथ खुला है और अभी भी इसमें स्ट्रेंथ जारी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्योरली एज ए BTST कैंडिडेट मोमेंटम, जो हम लोग कहते हैं कि मोमेंटम, मुझे लगता है इसमें अच्छा रहेगा। तो मोमेंटम के लिहाज से मुझे लगता है एक अच्छा काउंटर रहेगा। ओके अच्छा, आशीष कुकरेजा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी से एक राय ली जाए, उनकी बैंकिंग शेयरों पर बड़ी गहरी पकड़ है, और खासतौर से सरकारी बैंक पर, है ना? बिल्कुल। तो आशीष जी, अब ये जो सरकारी बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी हमारे यहाँ सवाल ये उठा था थोड़ी देर पहले आप आए से, ये बैंक किसके लिए चल रहे हैं, किसके लिए खुले हुए हैं? मतलब शायद बंद हो जाए तो नुकसान खत्म हो जाए, वैसा वाला मामला लग रहा है। तो अभी इनका करना क्या है सर, ये बताइए। अनिल जी, कहाँ रिजल्ट आ रहे हैं? रिजल्ट थोड़ा ना आ रहे हैं तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। देखिए अनिल जी, बहुत सालों के बाद इतने अच्छे बाजार में वो, आपको तो ध्यान है हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि कचरा हो गया, वैसा वर्ड इस्तेमाल करने का मन करता है इस स्पेस के लिए, लेकिन मैं एक आपको अनिल जी थोड़ा सब डिटेल में नहीं चाहूंगा, लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन व्यू जरूर देना चाहूंगा यहाँ पे। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत तकलीफ, और तकलीफ अभी और गहराएगी, बट कहीं ना कहीं हम सब ये जानते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर कुछ बैंक्स को ज़रूर ऐसे भी अपने एसेट्स को NPS कंसिडर करना पड़ा, जहां पर चांसेस हैं कि पैसा अगर काफ़ी नहीं तो ठीक ठाक रिकवर हो पाएगा। ज़रूर इस समय इट्स काइंड ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस फॉर रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट एज वेल, लेकिन ये प्रोसेस चल तो पड़ा है, हम ये सब जानते हैं। तो एक कॉन्ट्रेरियन कॉल मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे। ऑब्वियसली ये दो तरह के बैंक है सर। एक ऐसे बैंक अनिल जी जिनको हाथ लगाना ही नहीं है, जिनके बारे में सोचना ही नहीं है, और कुछ एक ऐसे बैंक्स जो फालतू में ही इनकी गिनती में आ गए हैं, जिन पे थोड़ा थोड़ा करके व्यू बनाना चाहिए, बिकॉज और 3-6 महीने में
कैपिटलाइजेशन की जो कॉल थी अनिल जी, वो हम इसलिए ले पाए थे, डिम्पी वुड वाउच फॉर इट, क्योंकि हमें मालूम था कि कहीं ना कहीं ये प्रोसेस आगे बढ़ ही सकता है, अब इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ज़रूर आपको और आश्वस्त कदम सरकार की तरफ से दिखेंगे। SBI एक बैंक जो इस स्पेस में आंख बंद करके भले यहाँ से 10-15% का और डाउनसाइड देखने को मिले, लेकिन इस साल आपको शायद 30-40% तक के भी रिटर्न दे जाए। कुछ फैक्टर्स आगे आपके सामने आएंगे इस साल। 10-15% में जान निकल जाएगी सर लोगों की SBI में। अनिल जी, मतलब एकदम एक्सट्रीम वाला सिनेरियो पिक कर रहा हूँ कि समझ लीजिए कि मार्केट में और भी बहुत सारे हेडविंड्स अगर आ जाएं, जिसकी वजह से आप जो लार्ज कैप में और ज्यादा थोड़ी सेलिंग दिखे, तो उस हिसाब से मुझे भी नहीं लगता इतना करेक्शन आएगा, लेकिन एक प्रोबेबली एक एक्सट्रीम केस। ओके, अच्छा चलिए एक ये आपके सामने दिखाइए, अभी आपने वो दिखाइए वापस से। एक्शन में है स्टॉक या सेक्टर और क्या है खबर, ये खास चीज आ रही है आपके सामने। लेकिन उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं जहां राजीव कुमार साहब हैं जो बता रहे हैं कि सीबीआई ने जो आज चार्जशीट फाइल की है नीरव मोदी मामले में, उसकी डिटेल्स। प्रोसेसेस, क्लीनिंग इन टर्म्स ऑफ द एटीट्यूड, द एथिक्स, द रिस्पांसिबिलिटी। सो टुडे आई जस्ट वांटेड टू ब्रीफ यू अबाउट द concern and the resolve which government has in terms of the responsibility at the senior level in the management. You all have been wondering and asking as to what happened when the PNB scam happened. So I'll just try and put you the entire plot together so that you can see the entire picture. Today the agencies have filed cases, charge sheet, and before this, 10 days back, we have generally whomsoever they are there. So, but we have in our turn, around 10 days before, have asked for explanation from. चलिए हम थोड़ी देर में फिर से पहुंचेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और समझेंगे कि क्या कुछ चार्ज शीट फाइल की है सीबीआई ने, किस तरह के आरोप लगाए। बता दें आपको, नीरव मोदी के अलावा 4 और लोगों पर ये चार्जशीट फाइल की गई, उसमें से एक इलाहाबाद बैंक की पूर्व MD उषा सुब्रमण्यम वो भी हैं, ये शामिल है। लेकिन आइए, कई बार आपको पता चलता है कि यार इस शेयर में तो बड़ा एक्शन हो रहा है, ये सेक्टर तो आज बड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन पता नहीं होता हो क्या रहा है। तो हम आपके सामने वो सारी चीज लाने की कोशिश करेंगे, वो सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या एक्शन हो रहा है और वो एक्शन किस वजह से हो सकता है। और ये ज्यादातर उन शेयरों के बारे में होगा जिनमें चर्चा कम होती है, तो आपको व्यूज मिले ना मिले, न्यूज जरूर मिलनी चाहिए। तो इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं आज से। क्या है एक्शन सेक्टर या स्टॉक में और क्या है खबर, और बताने के लिए हमारे रिसर्च हेड सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ है। सुमित के पास लिस्ट है कुछ शेयरों की उस सेक्टर की। सुमित बताइए। शुक्रिया अनिल जी। देखिए, आमतौर पे ऐसी कंपनियां चुनी गई हैं जिनमें खबरें रहती हैं, ट्रिगर्स रहते हैं, जिनकी वजह से शायद इन शेयरों में उछाल है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ खबरें हैं, कुछ ट्रिगर हैं जिनको शायद बाजार भुनाने की कोशिश कर रहा है। पहले ये कुछ कंपनियां हैं, ड्यूकॉन इंफ्रा, IMP पावर, BC पावर कंट्रोल। ये दरअसल पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं और सब में आज 6-7-8% का एक उछाल देखने को मिला है। कुछ खबरें जो हमारे हाथ लगी हैं उसके लिहाज से कंपनी जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें पोल्यूशन के नॉर्म्स घटाने की बातचीत की गई है, और ये पोल्यूशन के जो नॉर्म्स हैं इन्हें घटा के 0 लेवल के आसपास लाने की बात है। ये जो कंपनियां हैं ड्यूकॉन इंफ्रा या फिर IMP पावर, ये वो कंपनियां जो कि पोल्यूशन की मीटर्स बनाती हैं, यानी कि उसको और ईज आउट करने के लिए कामकाज करती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इन कंपनियों के लिए ट्रिगर रहेगा। ये खबर वीकेंड के दौरान आई है, तो इसलिए शायद ये कंपनियों में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस डेयरी कंपनियों में तेजी है, चाहे आप पराग मिल्क देख लें, उमंग डेयरी देख लें, प्रभात डेयरी देख लें, इन तीनों में ही करीब 9-6-5% तक का एक उछाल देखने को मिला है। दरअसल 2 ट्रिगर है। पहला तो क्योंकि गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में आमतौर पर दूध की डिमांड काफी हाई रहती है, वो एक ट्रिगर है। दूसरा, अगर आप इनकी इनपुट कॉस्ट देखें, यानी फीड स्टॉक जो होता है, फीड स्टॉक में आमतौर पे कॉटन केक्स और साथ साथ जो सरसों की जो फसल होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों के प्राइसेस में एक स्टीप गिरावट आई है। साथ साथ मेज में और इसके अलावा कुछ और जो सीड्स हैं उनके दामों में भी गिरावट आई, जो कि आमतौर पर चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इनकी इनपुट कॉस्ट ईज आउट हो रही है और डिमांड काफी स्ट्रांग है।
ये एक ट्रिगर हो सकता है जिसकी वजह से पूरे डेयरी स्पेस के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। एक बारी इंगरसॉल रैंड पे नजर डालें, ये शेयर बीते सत्र में सर्किट लगा था 20% का और आज भी करीब 4% ऊपर है। एक बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन ही कहता है कि 714 रुपए के आसपास, इसमें 712 रुपए के आसपास स्पेशल डिविडेंड आया जो कि 202 रुपए का है, वो इसे 914 रुपए के आसपास लाता है। इसीलिए आज का हाई भी देखेंगे तो आप 905 906 का हाई बनाया और वहां से शेयर टूट गया, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं, तेजी कैप है 914 रुपए के आसपास तक की। प्राज इंडस्ट्री भी आप ध्यान रखें, हालांकि ये शेयर अभी इतने एक्शन में नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ क्रूशियल है क्योंकि आज एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और जो एथेनॉल है उसके ऊपर जीएसटी दरें 18 से घटा के 12% करने के ऊपर कुछ फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो शायद शेयर में अभी इतना एक्शन नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर क्रूशियल एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जेपी एसोसिएट को भी, या रादर पूरे जेपी ग्रुप को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि जेपी ग्रुप की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर दिक्कतें हैं वो, और जो आरोप इस कंपनी के ऊपर लग रहे हैं कई सारी फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को लेकर, उसके ऊपर सफाई देंगे। होम बायर्स भी उसके अंदर शामिल है, तो कुछ कंक्लूजन अगर वहां से आता है तो वो इस शेयर को शायद मूव दे सकता है, लेकिन इस शेयर उससे पहले 7% नीचे कामकाज कर रहा है। और आखिरी में टाटा केमिकल, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आज एनएससी पे टाटा केमिकल के अंदर एक फ्रीक ट्रेड हुआ है। फ्रीक ट्रेड कुछ ऐसा है कि 780 778 रुपए पे शेयर कामकाज कर रहा है, लेकिन इसमें 713 रुपए का एक ट्रेड हुआ है जिसके अंदर करीब 3.5 लाख शेयरों का एक सौदा भी हुआ है। तो वो ट्रेड के आधार पर शेयर में एकाएक उछाल या उठा पटक देखने को मिली है टाटा केमिकल, इस लिहाज से भी आप नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक हैं जहां पर कुछ ना कुछ एक्शन खबरों के दम पर होता हुआ दिखाए, वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे ताकि बिल्कुल भी एक्शन छूटे ना। टाटा केमिकल में आपको पता चला किसी को? बंसल जी, राकेश जी, एक बड़ा ट्रेड हुआ नीचे के भाव में 713 कुछ में जी। अभी कब हुआ का पता निकल गया, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं लगा। नहीं अनिल जी, मेरे तो आपका तो मौका मिस हो गया। नहीं अनिल जी, मेरे को लगता है कि इसमें कोई एल्गो की तरीके से कोई स्पाइक जैसे नीचे के रेट पे आया होगा, क्योंकि मेरे तो ग्राफ्स पे ऊपर ये रेट कैप्चर नहीं हुआ, हालांकि स्क्रीन पे रेट आ रहा है 700। वो तो हुआ तो ही है, नहीं हुआ है, और इसमें 5-6 गलत ऑर्डर पंच हो गया होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोई, जैसे राकेश जी कह रहे हैं कि एल्गो मिसफायर का ही कोई मामला लगता है। चलिए बढ़िया, एल्गो वाले हमेशा कमाए क्यों, कभी उनके भी पैसे लगे। नहीं अनिल जी, क्या है कि एक एल्गो वाले के लगे होंगे और दूसरे एल्गो वाले के आए होंगे, ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक बात है। चलिए, तो टाटा केमिकल ये एक आज लेकिन जी इसमें एक जो कैश का शेयर अभी सुमित बता के गया ना, प्राज इंडस्ट्रीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने लायक, क्योंकि असल में क्या है कि कई समय से 96 वाली रेंज में चल रहा है। अगर आज थोड़ा सा भी सुगबुगाट फैसला हो, क्योंकि 15 दिन के अंदर उनको फैसला लेना है, थोड़ा सा भी तो शेयर 100 और उसके और 100 की रेंज के पार भी कर सकता है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन कुणाल। देखिए, पहले भी डिम्पी हम कई बार बात कर चुके हैं, मुझे लगता है बिल्कुल सही आपने इसकी रेंज आइडेंटिफाई की हुई है, और 97 98 मैं मान के चल रहा हूँ कि 98 के ऊपर अगर आज भी क्लोज आता है तो मुझे लगता है लेके जाना चाहिए, और फिर आपको ये 104 तक जाता हुआ दिखेगा, वो बीच में कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, तो 104 के टारगेट से बाय करें 98 के ऊपर। 104 के टारगेट के लिए चलिए खरीदारी करें। तो ये स्टॉक आज अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक में कुछ फैसला हो जाए कि जीएसटी के दर कम किए जाए 18 से 12%, बात बन जाए इस स्टॉक के लिए। आइए कल के नतीजों पर करते हैं फोकस, और उसमें एक है पीएनबी। राजेश जी जरा देखिए इसके चार्ट्स, और रिजल्ट के पहले पीएनबी शॉर्ट, लॉन्ग या कुछ नहीं? अनिल जी, मुझे लगता है कुछ नहीं है बेसिकली। मैंने वो ऑप्शन देखी, गलती की, मैं समझ गया था, जैसे ही मैं बोला मैं समझ गया मैंने गलती तो कर दी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं बताइए। क्या देखिए अनिल जी, कॉन्ट्रा लॉन्ग करने का मन नहीं होता, पता नहीं और कितना शॉक मिलेगा, ये बोलना भी डिफिकल्ट है कि ये लेवल से और कितना टूटेगा, तो मुझे लगता है मैं इसको छोड़ दूं तो ज्यादा बेहतर है। ओके, और इस बीच राजीव कुमार साहब जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उनका ये कहना है कि वो इलाहाबाद बैंक के जो पूर्व एमडी थी उषा अनंत सुब्रमण्यम, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ये मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई जिसे कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिया जाएगा, उनके खिलाफ लिया जाएगा। तो जिन बैंकर्स ने लोन दिए हैं उन पर भी गाज गिर रही है, और नीरव मोदी पे तो गिरना लाजमी है ही, जिन्होंने लोन वापस चुकाया नहीं है। तो ये है आपके लिए, लेकिन मजे की बात है कि पीएनबी हरे निशान में, वही बात मैं कहना चाहता कि पीएनबी हरे निशान में है, एसबीआई हरे निशान में है, और सीबीआई की एक चार्जशीट दाखिल हुई है जो कि पीएनबी को ही लेकर है। खैर इंपॉर्टेंट है, कल जो
ये जो IMD का अनुमान आएगा ना, उस हिसाब से एक और शेयर भी ध्यान देने लायक है, वो आज अच्छा F&O में चल भी रहा है, वो है पीडीलाइट का शेयर। वापस से 1100 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। एक बार कुणाल जी आप देखिए, उसके बाद एक फंडामेंटल व्यू भी लेते हैं इस कंजम्पशन वाले शेयर्स पे, क्योंकि यहाँ पे कोई नो डाउट यहाँ पे अच्छा मूव बन रहा है। देखिए बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मर है ये टिम्पी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको तो देखिए कोई भी मौका मिले खरीदना चाहिए, लेकिन अभी एक इसमें अड़चन मुझे नजर आ रही है जो कि 1110 के आसपास फ्यूचर्स में है। ये लेवल निकला तो मेरी राय में डेफिनेटली बाय करें, फिर इसमें 1140 1150 के लेवल्स आएंगे। 1110 के ऊपर मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूंगा बाय करने। ठीक है, एक बार धर्मेश आपका व्यू भी है। कंजम्पशन वाली थीम आप पहले भी बता रहे थे जब मॉनसून शुरू हो रहा था, उससे पहले भी, क्योंकि थीम बहुत बड़ी है। थोड़ा स्पेसिफिक होकर मेरे को बताएंगे कि कहां पे ज्यादा अच्छी पोजीशंस बन रही हैं या बनने में दिख रही हैं आपको, जिसका फायदा मिल जाए। देखिए जहाँ तक कंजम्पशन थीम का है, मुझे लगता है कि ये वेनिला फ्लेवर में ही जाना चाहिए। HUL, ITC, ब्रिटानिया, ये सब थीम्स ज़्यादा अच्छी चलेंगी। और केमिकल्स में भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एग्रो केमिकल स्पेस में PI इंडस्ट्रीज़ है, टाटा केमिकल है, UPL है, ये सब शेयर्स में अगर थोड़ा मार्केट में गिरावट आता है, जैसा मुझे लगता है कि कल मार्केट में गिरावट आएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये बात, सो वहाँ पर ये सब स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चाहिए। पीडीलाइट की जो भी आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर इट्स अ वेरी गुड प्ले, बिकॉज ऑलमोस्ट मोनोपोली काइंड ऑफ इनका बिजनेस है। एडिसिव में फेविकॉल का आज भी कोई दूसरा जोड़ नहीं है, सबसे अच्छा जोड़ फेविकॉल ही लगाता है। और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन स्पेस में तेज़ी आ रही है वहाँ पर, और जो मानसून अच्छे रहेंगे तो लो कॉस्ट हाउसिंग सब जगह बूस्ट रहेगा, तो वहाँ पर इनका कंजम्पशन चलता रहेगा। और इनके पास प्राइसिंग पावर बहुत अच्छा है। अगर आप जो ये प्राइसेस पास ऑन कर देते हैं, इनपुट में जरूर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनके प्राइसेस बढ़े हैं तो उसके कारण इनकी कॉस्टिंग बढ़ी है, बट वो पास ऑन करने में काफ़ी इनको क्षमता इनके पास काफ़ी रही है। सो मुझे लगता है कि पीडीलाइट भी बना के चलना चाहिए। तो PI इंडस्ट्रीज़, पीडीलाइट, UPL, टाटा केमिकल, ये सब तो थीम से चलेंगे। ऑटोमोबाइल और ऑटो इंसिलरी स्पेस है जो कि अगेन ड्रिवन बाई कंजम्पशन है, वहाँ पर थोड़ा सा भी स्लो डाउन। तो एक बार जो मानसून पैन आउट हो जाए जुलाई के मिड के आसपास, तब वहाँ ध्यान लगाना चाहिए। सो मेनली वनीला प्लेस अभी आप खेलें कंजम्पशन में। आपका मूड इतना खराब हो ही रहा है धर्मेश जी, तो एक खराब मूड में आपके लिए, आपके हिसाब से एक अच्छा शेयर पूछता हूँ जिसे क्या बेचा जाना चाहिए अब भी इसी समय, अब भी PC ज्वेलर्स। सर निफ्टी सेल कर दो आप। मेरे हिसाब से शेयर्स को बोलो, मार्केट शॉर्ट करना सबसे सेफ पोजीशन है रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिहाज से, क्योंकि आपको काफी टाइम मिलेगा अगर शॉर्ट कवर करना है कल। ये तो शॉर्ट क्या करना है? 50 पॉइंट है, मतलब 100 पॉइंट का एपिटाइट है निफ्टी शॉर्ट करने का, निफ्टी कर दीजिए। नहीं, मैं तो PC ज्वेलर्स में पूछ रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस, सुनिए ना धर्मेश जी, सुनिए, आपको बढ़िया निफ्टी से ज्यादा रिटर्न वाला स्टॉक बताता हूँ, रुकिए। क्या PC ज्वेलर्स अब भी शॉर्ट करना चाहिए? देखिए 350 रुपए में बायबैक और उसका भाव हो गया आधा, 175। बिल्कुल 30% फंड की होल्डिंग है, तो फंड बायबैक में देने के बजाय मार्केट में दे रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पता है बायबैक में कितने जाएंगे, 10, 12, 15%। तो इससे बढ़िया मार्केट में बेच दो, उतने भी नहीं जाएंगे, उतने 12-15% तो रिटेल के जाएंगे। बड़े इन्वेस्टर्स के तो, फंड्स के तो उतने भी नहीं जाने वाले। तो आज सुबह बंसल जी किस प्राइस पे आपने बोला था बेच दीजिए? अनिल जी उस समय मेरे ख्याल से, अब ख्याल याद नहीं है ना, चलो याद दिला दीजिए, बंसल जी को याद दिलाओ भाई, क्या बंसल जी ने क्या बोला था, इन्हीं को याद दिलाइए। चलिए आज जो बढ़िया भाव मिले वहां बेच दीजिए। देखिए अब PC ज्वेलर्स किसी को क्यों खरीदना चाहिए? तो मुझे लगता है कि देखिए 240 से लेकर के 260 ये रीजन है जहां पर के प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एकदम रिवाइज स्टॉप लॉस हुआ है 190 दिन के लो पॉइंट पर 200 तोड़ने को तैयार है, नीचे जाके भी आया लगता, हाँ 196 जाके आया। ओह माय गॉड। फ्राइडे को 235 के ऊपर हर भाव में बेचना है, ये भी हमने रिकमेंड किया। आज सुबह भी किया कि 190 टूटी आप बेच दें, और आप देखिए एक के बाद एक सारे लेवल टूटते हुए दिख रहे हैं। सर कुछ याद आया? अनिल जी याद आया, 190 के अराउंड बोला था, और अनिल जी एक शेयर और भी बोला था, टाइटन अराउंड 945 बोला था। उस पर मैं आता हूँ, पहले PC की बात कर लीजिए। PC तो अनिल जी बोला था, वो तो बेच के बैठ जाना चाहिए आराम से। अब भी अनिल जी पुल बैक आया तो बेचे, अब स्टॉप लॉस में आएगा, कितने तक आएगा? पुल बैक नहीं आएगा अनिल जी, नहीं आएगा ना। हाँ तो क्यों शर्मा रहे आप, बोलिए ना अभी बेचिए। नहीं अनिल जी अब नहीं बेचना चाहिए, सुबह ही बेचना चाहिए। और अगर आपने सुबह नहीं सुना तो गलती हुई है, आपने सुबह की रिकमेंडेशन को मिस कराया। तो चलिए धर्मेश से एक राय ली जाए, फंडामेंटली
क्या किसी को रखना चाहिए पीसी ज्वेलर्स? हट जाना चाहिए, बिल्कुल हट जाना चाहिए। देखिए जिस तरीके का एक्शन हुआ है, एक तो क्या होता है कि बहुत फंड को लिवरेज पर उठाना पड़ता है, और इस तरीके से जब भाव गिरता है तो वहाँ पर फिर आपका शेयर्स के रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं, लिवरेज कम हो जाता है, वर्किंग कैपिटल से लेकर हर जगह प्रॉब्लम आता है। सो मुझे लगता है कि मार्केट इज़ ऑलवेज स्मार्टर। इतना बड़ा इसमें फॉल आया है तो जरूर कुछ ना कुछ बात रही होगी, और वाई टू कैच अ फॉलिंग लाइफ। सो एक बार तो हट ही जाना चाहिए। राजेश जी, आपकी क्या राय है? 178 पे आपको एक ट्रेड तो पक्का ही लेना है। मैं इस बार ऑप्शन दे ही नहीं रहा, ये कुछ नहीं वाला, या तो खरीदना है या बेचना है, करोगे क्या आप ये बताइए? अनिल जी, मुझे लगता है बेचना ही है। 178 के आसपास प्राइस है, 200 के आसपास सप्लाई दिखता है। एट द सेम टाइम इसका जो रिसेंट लो है 95 और 100 के आसपास, इतना तो नहीं लगता, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है 150 के नीचे एक बार तो जरूर जाएगा। अच्छा कुकरेजा साहब, 178 में रखें और फिर बाईबैक में 350 में दे, या जो सब कुछ 178 मिल रहा वही ले लें? सर एक लॉजिक लगाते हैं अनिल जी इस पे। देखिए वक्रांगी वाला लॉजिक लगाते हैं, राइट। 52 वीक हाई क्या रहा उसका, बायबैक की प्राइसिंग क्या रही, और अब क्या भाव है? 52 वीक हाई 550 के आसपास है, जहां तक मुझे याद है, शायद 550 के आसपास, और बायबैक का भाव हुआ 250 के आसपास, राइट। और अभी भाव है 60 रुपए का। 63 कल हो जाएगा 60। हाँ, एक बार सेम फॉर्मूला लगाइए ना अनिल जी, पीसी ज्वेलर पे भी एक सेम फॉर्मूला लगाइए ना। 550 का हाई, बायबैक 250 का, और अभी भाव है 63 का। ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला बना। इसका हाई कुछ अंदाजा है? देखिए जरा, देखिए वंशल जी जरा इसका हाई बताइए पीसी ज्वेलर्स का। हाँ, 580-85 का हाई है। 580-85 का हाई लगभग उतना ही है। बायबैक थोड़ा सा इसका ज्यादा है, 250 के बजाय 350 का है, तो हाई भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो चलिए 63 नहीं माने फिर इसको। भाव क्या आया था बायबैक पे? भाव क्या था अनिल जी? बायबैक जब अनाउंस किया तब तो हाई क्या भाव 200 अभी। अच्छा, वो जिस दिन अनाउंस किया उस दिन तो 125 रुपए के आसपास नहीं, हाँ सब 200 रुपए था, माफ कीजिएगा। 60-70 रुपए का टारगेट लेके चलते हैं। 60-70 थोड़ा 10-20 बढ़ा लो सर, उस फॉर्मूले के हिसाब से थोड़ा ऊपर का आ रहा है, वो जैसा डकवर्थ लुईस मेथड में आता है ना, उस हिसाब से थोड़ा सा 80-85 के आसपास आ रहा है, चलेगा? तो वही टारगेट है सर। नहीं है, लेकिन तकलीफ होती है। ये बात हम मस्ती मजाक में कर रहे हैं कि ये भाव आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग फंसे हुए लेके, और एक्चुअली मुझे वही समझ में नहीं आता कि सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक है, इसलिए हम इस पर इतना वक्त भी दे रहे हैं। अब भी लोग हर वक्त है ना, ट्विटर पे 80% सवाल ये आते हैं कि कब लें, ये कोई नहीं पूछता कब बेच दे। तो हम लगातार 278 रुपये से बार बार ये कहते हैं कि इसको बेचना है। खाली एक बार जब वो मैनेजमेंट हमारे साथ आए थे, तब हमने कहा चलो अब बायबैक कर रहे हैं, इनको हमने उनसे कहलवा भी लिया, बायबैक जल्दी करिए, आप लोग पार्टिसिपेट मत करिएगा, तो स्टॉक वापस भाग गया। वो गोल्डन चांस दिया सबको वापस निकलने का। तो अब किसी फंड को तो लेना है नहीं, डिम्पी है, अब ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। 80 रुपए के टारगेट है, नहीं टारगेट अब 80 रुपए की, 177 का शेयर चल रहा है, तो डर लगता है। अनिल जी, आपने क्या कभी अपने करियर में हेज फंड के साथ भी काम करा है क्या? ना जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अनिल जी, मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था, तो तब टाटा फाइनेंस का मर्जर हुआ था टाटा मोटर्स के अंदर। तो मुझसे उन्होंने एक सवाल पूछा था, टाटा मोटर का ये प्राइस चल रहा है 500 रुपए के अराउंड का प्राइस था, विल यू बाय और सेल? मतलब कि जैसे अभी आपने पूछा ना पीसी ज्वेलर, दो ही ऑप्शन दिए थे। हाँ, बराबर है। तो आपका ये ऑप्शन देख के मुझे लगा शायद आप वहां से ना, मैं तो ये सब थोड़ा सा कॉमन सेंस से ही पूछ लेता हूँ बस। काम तो मैंने बहुत कम ही किया है वैसे भाई। तो चलिए पीसी ज्वेलर से आगे भी गाड़ी को बढ़ाएं, 3 बज चुके हैं, और लेकिन मार्केट जस का तस है, जो आप कह रहे थे ना कि कहीं हिलना डुलने वाला नहीं है, अभी भी वही 800 के आसपास ही है, कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा है। इस बीच 2 बड़े सौदे जरूर लगे हैं। एक तो खैर पराज इंडस्ट्रीज, थोड़ी देर पहले जब हम जिसके बारे में बात भी कर रहे थे, वो अब 99 इनफैक्ट 100 हो गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। असल में क्या था, इसका आज ब्रेकआउट का दिन था, और जैसे ही सुमित ने बात रखी तो उसके बाद इसके अंदर वॉल्यूम ने तो 10 स्टॉक बताए थे, लेकिन आपने उसमें से यही क्यों पकड़ा? क्योंकि इसके अंदर ही लग रहा था कि इसी के अंदर ही सबसे स्ट्रांग मूव यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। एकदम सही स्टॉक्स जो खबरों के बीच में से निकालने की जो कला है डिम्पी की, वो गजब है, बहुत ही बढ़िया। और क्या टारगेट 102 का कुछ दिया था? 104 रुपए का टारगेट है। कुणाल ने दिया था कि अगर 100 के ऊपर आके क्लोजिंग दे कुणाल तो 104 तक। मैंने कहा था कि 98 के ऊपर चलने लगे डिम्पी तो बाय करना चाहिए। अब तो ये 100 रुपए के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 104 तक कोई भी इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो लेवल्स आने चाहिए।
ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तो शेयर जो है वायदा के अंदर अभी भी थोड़ी खरीदारी आ रही है, वो है इंडिगो का शेयर। थोड़ा आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। ये धीरे 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 करके अब डे हाई पे आ चुका है 2%। क्या ये BTST या BTSTT वाला कैंडिडेट है? क्योंकि कच्चे तेल से इसका ज़्यादा सरोकार है बजाय कर्नाटक चुनाव से। एक बार राजेश जी आप देखें पहले। नहीं डिम्पी, अगर आप इंडिगो को देखें तो बेसिकली ये मोर ऑफ अ पुल बैक ट्रेड लग रहा है। पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है, ऊपर में ये स्टॉक 1200 तक भी जा सकता है, बट टेक्निकली यहाँ कंफर्ट नहीं है डिम्पी बिल्कुल भी BTST करने के लिए। हाँ, लेने का क्यों है? जो पेट्रोल से आई मीन ATF वगैरह क्रूड से जुड़े हुए शेयर, लेकिन रिकवरी अच्छी आई है। रिकवरी डे हाई पे आ गया था, थोड़ा वॉल्यूम था, इसलिए हमको लगा कि एक बार देखा जा सकता है। एक्चुअली इसने जो अपने नतीजों के बाद 1100 के आसपास का लो बनाया ना, वो लो तोड़ नहीं रहा। वहाँ से उसके नज़दीक जाकर फिर से रिकवरी बार बार आ जाती। लेकिन आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो एक्चुअली टाटा ग्लोबल ही है। माय गॉड, 254 हो गया। इतने घटिया नतीजे कैसे दे सकती है कंपनी, वो भी टाटा नाम लगा के आगे? एक्चुअली कॉमोडिटी बेस्ड जितने भी शेयर्स होते हैं ना अनिल जी, उन सब में ये प्रॉब्लम होती है। खैर, एक बार सुबह देख लेते हैं किस लेवल पे क्या बात हुई थी। आज आपका पैसा टाटा ग्लोबल से भी बचा है। अगर आपके पास है तो आपका पैसा बना नहीं, भले बचा है। ये स्टॉक हमने रिकमेंड भी बहुत किया था, इसीलिए आज सुबह मैंने स्पेसिफिकली थोड़ा नीचे था, तब भी मेरे ख्याल है। मैं याद दिलाता हूं आपको किस लेवल पे था, क्या था, जरा मैं याद आपको दिलाता हूं। टाटा ग्लोबल दिखाइए जरा। टाटा ग्लोबल सिमी जरा देखिए इसके चार्ट्स, और क्या ये और कमजोर हो सकता है? नतीजे के बाद 0.4% लुढ़का है। ये स्टॉक सेल मोड में आ चुका है। मैं भी कह रही थी कि 280 के नीचे ये स्टॉक वीक हो जाएगा और 274 अभी जब टूटेगा तब 270 268 का नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए ये स्टॉक नीचे जाएगा। सब लोग हैं, सबको खरीदना है, सबने खरीदा हुआ है। उसके बाद जो नतीजा है वो बेहद खराब है। तो अच्छी बात है दीपाली, हमने 278 पे कवर कर लिया, वहां से भी 5 रुपए और निकल चुका है। तो 260 का लेवल था, उसको भी इसने अभी भी ब्रीच किया। अभी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो डिम्पी जी ये देख लीजिए, हाल हो गया टाटा ग्लोबल। 11% नीचे, ये 7% के पैसे बचे हैं आज, अगर किसी ने उस समय की रिकमेंडेशन देखते हुए ये फैसला लिया। और कारण भी वही था कि बहुत सारे लॉन्ग्स बने हुए, जरूरत से ज्यादा लॉन्ग पोजीशन, तेजी की पोजीशन बनी हुई है, इसलिए इसका गिरना जरूरी था, गिर चुका। एक और स्टॉक जो तेजी से टूटा है वो भी टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन। ये तो गया, टाइटन गया, बिल्कुल गया। और निफ्टी का स्टॉक होने के बावजूद मुझे तो ये एग्जैक्टली याद है 947 पे मैंने बंसल जी को पूछा शॉर्ट, बंसल जी बोले अभी का अभी तुरंत शॉर्ट कर दीजिए टाइटन। बंसल जी यही राय थी? बिल्कुल अनिल जी, स्टॉप लॉस भी बड़ा रीजनेबल था। मैंने आपने 947 के अराउंड स्पॉट किया था। 947 मैंने 945 आपके बोलने के बाद 2 रुपए गिर गया था। 945 मैंने 960 का स्टॉप लॉस दिया था और 920 का एक इंट्राडे टारगेट दिया था, वो आ गया। STBT अभी BTST बिल्कुल अनिल जी, मेरे को लगता है ये जो डाउन मूव है ये क्लियरली यहाँ पर एक्सटेंड करेगा और नीचे में स्टॉक फर्दर यहाँ से गिरने का पोटेंशियल रखता है। फिर गिरेगा? स्टॉप लॉस टारगेट बताइए कुणाल जी, आपके भी लिस्ट में है? देखिए मुझे भी लगता है कि गिरना चाहिए अनिल जी। इसमें 947 जहां आपने इसको स्पॉट किया था वही इसके लिए एक बड़ा सपोर्ट था। करेक्ट। और वही लेवल टूट जाने के बाद मुझे लगता है अब जो टारगेट होना चाहिए 907 रुपए का होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि कल भी आ सकता है। 907। अच्छा, मैं आपको याद है मैंने एक चीज बोली थी इसके लिए, जब मैंने पूछा आपको तो क्या आपने पीसी ज्वेलर से भी लिंक किया था इसको? मेरे का अच्छा तो नहीं लग रहा लिंक करना ऐसे, लेकिन क्या ये समस्या मतलब पीसी ज्वेलर्स वाली सेक्टर पे इम्पैक्ट डाल सकती है? नहीं देखिए अनिल जी, अभी तक तो हुआ नहीं। अगर टाइटन अगर 900 रुपए के अराउंड आता है, उसके नीचे जाता है, तो डेफिनेटली वो पीसी ज्वेलर के जो गिरावट है ना उसमें वो पेट्रोल का काम करेगी। तो फिर पीसी ज्वेलर्स फिर और गिरेगा। तो पीसी ज्वेलर्स तो एक चीज समझ लीजिए, अगर आपका शॉर्ट है तो आपको काटना ही नहीं है, लॉन्ग है तो आपको बेच ही देना है। और अगर फिर भी आपको ज्वेलरी ही पसंद है, ज्वेलरी स्टॉक्स ही पसंद है, तो फिर बढ़िया है कि फिर जब लेना है तब टाइटन ही लेना है। क्यों धर्मेश, ठीक है ना ये? अच्छा धर्मेश जी नहीं है, सॉरी आशीष जी हैं। आशीष जी फिर पीसी बेचे टाइटन ले लें, या टाइटन भी रुक के ले, आराम से, जल्दी ना करें? थोड़ा आराम से। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं अनिल जी। देखिए साफ साफ जो इतने स्ट्रॉन्ग मार्जिन के साथ ये बिजनेस जिस तरीके से टाइटन चला रही है,
एनालिस्ट लॉबी समझती है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप इस तरह के मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ की तरफ भागेंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और डिपेंडेंसी किसी एक सेगमेंट पे इतनी ज़्यादा है वो भी तकलीफ देती है। आपके आई गियर का बिजनेस है, परफ्यूम का बिजनेस है, वहाँ पर अपटिक नहीं कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है, और छोटे मोटे जो प्रोडक्ट लाइंस हैं। सो एवरीबडी रियलाइज द होल कंजम्पशन। सी आपने वो वैल्यूएशन तो दे दी, अब आपने उसको उस वैल्यूएशन रेंज में रख दिया उस काउंटर को। अब आगे के क्वार्टर्स को अगर आप देखने जाएं तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली आप देखिए ये जिस तरह की ट्रेजेक्ट्री में आगे वॉल्यूम ग्रोथ जाने वाली है इस साल में, मुझे जो अंडरस्टैंड हो रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर यहाँ से और 20-25 रुपए 30 रुपए नीचे और स्टॉक अगर मिल गया किसी वजह से, तो एक साल के व्यू से जरूर ले लेना चाहिए अनिल जी। ठीक है, टाइटन पीसी, इसका एक और भाई है पीसी ज्वेलर्स का, वो है जस्ट डायल। ये आज सुबह से ही सिग्नल दे रहा है, लेकिन अनिल जी अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि यह कहीं भरभरा के गिर ना जाए, 400 पे आ ना जाए, क्योंकि इसके अंदर एक तो डिलीवरी का वॉल्यूम बहुत कम, सिर्फ 7% की डिलीवरी, और दूसरा दिन भर के कंसोलिडेशन को शायद सरेंडर करने के मूड में ना हो। 418 417 पे चल रहा है। एक बार कुणाल आप लेवल चेक कीजिए, क्योंकि इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट में और अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में दोनों में बिकवाली है एक्चुअली। देखिए बेहद कमज़ोर काउंटर है डिम्पी, कई बार इसकी बात हमने की है, लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है शॉर्ट करने में कि 410 पर मुझे एक सपोर्ट दिखता है। मुझे लगता है कि 410 टूटा तो बहुत अग्रेसिवली शॉर्ट करना चाहिए, तब फिर 390 के जो रिसेंट लोज हैं वहां तक ये चला जाएगा, लेकिन 410 पे सपोर्ट है, तो मुझे लगता है 410 के नीचे बेचे तो बेहतर हो। 410 के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे बेचे। एक्चुअली ये तो हमने सुबह इसकी भी बात की थी, ये 422-25 के आसपास कब बात हुई थी बंसल जी? 421-22 के आसपास बात हुई, उसके बाद एग्जैक्टली 411 का लो बनाया। तो आपका क्या इरादा है जस्ट डायल पे? अनिल जी मेरे को तो टेक्निकली रुझान नेगेटिव तो खराब ही है, खराब है मेरी समझ से। जो सुबह मैंने स्टॉप लॉस दिया था 428 का, वो स्टॉप लॉस अब नीचे की तरफ मूव हुआ है, वो स्टॉप लॉस अब 424 पर आ गया है। अरे वाह। और मेरी समझ से तो बेचना चाहिए। एटलीस्ट कुणाल जी के जो टारगेट है 410-11 के, वहां तक के लिए तो बेचना ही चाहिए। और उसके बाद में कुणाल जी बेचेंगे, उसके बाद में कुणाल जी संभालेंगे इसको। तो बंसल जी 410 तक पहुंचाएंगे, 410 के बाद कुणाल जी फिर आप कहां तक पहुंचाएंगे? मैं 380-85 तक पहुंचा दूंगा अनिल जी, अगर ये 410 को तोड़ देता है तो। 380-85 का लेवल आज सुमित जी भी देखे गए थे सुबह सुबह, सुमित बगड़िया जी भी कह के गए। अच्छा, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, अभी का अभी तुरंत कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए। हाँ, मतलब काम पेंडिंग मत रखिए। उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, वो बता रहे थे, मालूम है आपको? बोले हमने क्लाइंट को बोल रखा है कि जस्ट डायल टू शॉर्ट ओनली दिस स्टॉक, अदरवाइज डोंट डायल। मतलब आपको बेचना है ये स्टॉक तो हमें खरीदने के लिए तो डायल ही मत करो, वैसा हाल है। तो ये भी कमजोर एक शेयर अनिल जी जो मेरे रडार पर आ रहा है, जिसको तुरंत खरीदना चाहिए, ये है JSW स्टील, जिसमें कि एक ब्रेकआउट अभी आ रहा है 330 के ऊपर। मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल्स आएंगे, इसमें 340 तक जाने की मुझे क्षमता दिखती है। इन स्तरों पर खरीद के रहा है, स्टॉप लॉस रखें 328 के आसपास। ओके, चलिए स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं उस पर जरा फोकस कर लिया जाए इस वक्त। अच्छा, ओह माय गॉड, क्लोजिंग तो बढ़िया हो रही है डिम्पी, ये तो 15 मिनट में बढ़िया मजबूत हो रहा है, बाजार तो ऊपर जा रहा है, वंडरफुल। 800 के 812 है, लेकिन वही आपकी रेंज अभी भी वही है 780 से 825 वाली की, हाँ उसके बीच में। बैंक निफ्टी वही 26,500 के आसपास है, बट ठीक है, क्लोजिंग अच्छी है। हरे निशान में क्लोज होना, 10-800 के ऊपर क्लोज होना इलेक्शन के रिजल्ट के पहले अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है भाई। बिल्कुल अचीवमेंट है। खैर इसमें कोई डर नहीं। निफ्टी का जो कंपोनेंट है उसमें थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स का योगदान आया, कुछ सीमेंट आया, SBI डे हाई पे आ चुका है। अब डॉक्टर रेड्डीज, NTPC ऐसे शेयर्स भी थोड़ा चले हैं। एक बार जरा डॉक्टर रेड्डीज को ही देख लीजिए राकेश जी, आप देखिए 2016 पे भी चल रहा है कैश में ये क्या 2000 के नीचे वापस जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाने वाला तो अभी भी ले सकते हैं हम पोजीशन। नहीं डिम्पी, देखिए टेक्निकली ना रुझान यहाँ नेगेटिव है। स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिखाया था 2060 के नीचे, और टेक्निकली मुझे ये पुल बैक लगता है। स्टॉक का इमीडिएट अगर आप देखें तो 1995 2000 के अराउंड एक इमीडिएट सपोर्ट बना है। टेक्निकली यहाँ किसी तरह की बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। बॉटम फिशिंग ना करें डॉक्टर रेड्डीज में, ओके चलिए बढ़िया बात है। PTC सातपुते साहब जरा देखिए इस शेयर में हो क्या रहा है, इतने शॉर्ट इसमें क्यों बने? 6.5% गिरा हुआ, 7.5% ओपन इंटरेस्ट, 20 लाख शेयरों से बढ़कर आया है क्या इस स्टॉक में? अनिल जी मुझे लगता है कल इसमें एक बुल ट्रैप हुआ है, और इनफैक्ट आप अगर इसका डेटा ऑप्शंस का डेटा देखो तो एक अच्छा ओपन देखिए अनिल जी यहाँ पे बेसिकली एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था लगभग 95 के ऊपर,
और सबसे बड़ी बात है उसको जो टेक्निकल जस्टिफिकेशन जो था वो भी स्ट्रांग था, यानी बायस जो था वो पॉजिटिव था, वॉल्यूम भी अच्छे थे। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको वीकली एनालाइज करें ऑप्शंस के जरिए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमने इसमें देखी थी। लेकिन जिस लिहाज से 95 के ऊपर लॉन्ग बिल्ड हुआ था और उसके बाद जो आज जो उसमें सेलिंग आई है तो उसमें एक बुल ट्रैप हुआ है, क्योंकि लोगों ने 95 के ऊपर लॉन्ग रखा है उसमें, दैट इज़ द इंडिकेशन। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर थोड़ा और इंटेंस हो जाएगा और लगभग 84 तक का एक करेक्शन आ सकता है। तो मुझे लगता है कि 95 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 85। ठीक है, सबसे पहले ब्लू स्टार के नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर, बिजनेस की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 45 करोड़ का अनुमान था, आगे नंबर 50 करोड़ से ज़्यादा के मुनाफे के। और जो रेवेन्यू की फिगर आई है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ अभी। इनका जो रेवेन्यू है वो आया है 1381 करोड़ से थोड़ा घटा है, ये 1476 करोड़ है, लेकिन कंपनी ने 8.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया है इसको थोड़ा मैनेज करने के लिए। तो स्पेशल डिविडेंड है इसमें 1.5 रुपये का, ये भी अनाउंस कंपनी ने किया है। इस ब्लू स्टार के नंबर पे हल्का रिएक्शन मिल रहा है, लेकिन इसका एक पीयर है IFB, वो ज़्यादा तेज़ हो गया ब्लू स्टार के मुकाबले। खैर इसके नंबर्स का रिएक्शन एक बार ये समझना होगा। 1540 करोड़ का अनुमान था, जो नंबर आए हैं 1480 करोड़ के आए हैं। कुणाल एक बार इसका स्ट्रक्चर देखिए, बाद में IFB का भी देखिएगा। देखिए ब्लू स्टार में एक रेजिस्टेंस है डिम्पी 820 की, और हमने देखा है कि 3 अटेम्प्ट्स इसने 820 को पार करने में किए हैं, लेकिन कभी भी सफल नहीं रहा है। मुझे लगता है एक बार के लिए थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ये काउंटर बाय ऑन डिक्लाइंस है, तो अगर ये 740 के आसपास मिले तो मुझे लगता है डेफिनेटली बाय करना चाहिए। इन स्तरों पर एक बार के लिए थोड़ी बहुत 5-6% की गिरावट और हो सकती है। ओके, और इस बीच वेदांता लिमिटेड के लिए एक अच्छी खबर, CCI की तरफ से अनुमति मिली है उन्हें इलेक्ट्रो स्टील को अक्वायर करने के लिए। आपको याद होगा इलेक्ट्रो स्टील ये पूरा NPA वाला मामला था, ये कंपनी बिकनी थी और इसमें वेदांता ने बिड किया था। CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया, उन्होंने मंजूरी, कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने मंजूरी दे दी कि भाई आप खरीद लीजिए। तो कंपटीशन कमीशन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, तो एक बाधा पार हुई। तो वेदांता के लिए ये एक अच्छी खबर है। अच्छा, आज तो थोड़ा ढीला है, सुबह खुला तो मजबूत था, कल डेज हाई पे बंद हुआ, आज ऊपर खुला। फिर ये भी 280-290 की रेंज में घूम रहा है, कुछ हो नहीं रहा। क्यों कुणाल जी? देखिए इस पे अगर आप देखें अनिल जी, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट से वैल्यूएट करें, बढ़िया है ना, वो ज्यादा अच्छे नहीं है अनिल जी। अच्छा, वो अच्छी मुझे लगता है कि एक स्ट्रक्चरल वीकनेस उसमें दिखाई पड़ती है मुझे, और मुझे लगता है कि जैसे इसने 280 के सपोर्ट को ब्रीच किया तो इसमें फिर आपको 260 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं वेदांता पर। मुझे लगता है कि वेदांता जब तक 300 के ऊपर न जाए, इस पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीद नहीं करनी चाहिए। 280 टूटे तो इनफैक्ट शॉर्ट का ट्रेड ज्यादा बेहतर हो। 280 के नीचे शॉर्ट है और 300 के ऊपर जाए तो ही खरीदने की सोचें, मुझे लगता है। अच्छा, ठीक है। ओके, एक शेयर और है NTPC, ये अपनी चाल से ना थोड़ा सा लोगों को 10 के नीचे आ गया, कभी से आ गया, पहले आ गया था, मैंने देखा नहीं। एक मिनट, आप अच्छे शेयर पूछते थे NTPC, आप पूछ लीजिए। मेरे तो सुजलोन देखते निकल गया मेरे मुंह से। ऐसे हाँ, ये आ गया 10 के नीचे 8.5 का हो गया। 10 रुपए की इसकी वेट हो रही थी, अब ये 8.5 का हो गया। अब क्या बचा, कल ही आ गया था। ये दूसरा किंगफिशर हो गया, धीरे धीरे 20 रुपए से टूट के अब 8.5 रुपए का हो चुका है। खैर NTPC की मैं बात इसलिए कर रहा था क्योंकि ये अमूमन ना तो ऐसा चलता है और ना ही कई दिन तक चलता है। अभी NTPC चल रहा है 3% ऊपर, डे हाई पे क्लोजिंग। आशीष जी, जब से खबर आई है कि सरकार ने एक पूरा रोड मैप बना दिया कि आपको इस चुनावों में जब जाएंगे तो आपको क्या क्या व्याख्यान करना है, और दूसरा जो स्ट्रेस वाली कंपनियां जिन पे दिक्कत चल रही है, पावर वाली कंपनीज, उनमें कुछ सरकारी कंपनीज आके खरीदारी कर सकती हैं, ऐसी खबर थी। NTPC तब से एक्टिव है, जरा बताएंगे कितना और चलेगा? देखिए डेफिनेटली ये दोनों ही जो आपने फैक्टर्स बताए उस हिसाब से देखिए जो कैपेसिटी रैंप अप है इस सेक्टर के लिए, वो अब एक उस सिचुएशन में जा रहा है जहां पर जो प्लेयर्स इस पूरे फेज को पास कर चुके हैं और पूरा कैपेसिटी को रैशनलाइज कर चुके हैं, और साथ साथ थोड़ा सा उन जोन्स में जा चुके हैं, जैसे जो रिन्यूएबल सोर्स में और बाकी जगहों पे जाके ऑपरेट कर रहे हैं, उनको फायदा मिलेगा आने वाले समय में। सो आई थिंक पुटिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर, कुछ चुनिंदा ही, अदरवाइज ये पूरा का पूरा सेक्टर तकलीफ में बना हुआ है टेम्पी, और बना रहेगा। पावर में कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी भी सेगमेंट में, बट उसका फायदा 2-3 स्टॉक्स को जरूर आपको आने में मिलेगा, चाहे वो JSW एनर्जी हो या NTPC हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में अनिवार्य कुछ पावर स्टॉक्स रखने हैं तो यही 2 ही समझ में आते हैं। ओके, तो पावर स्टॉक्स में यही रखें आप रेडार पे, लेकिन एक और स्टॉक रखें रेडार पर,
और वो जो आपने STBT दिया था ना, BTSTT जी, उसी का भाई है अदानी एंटरप्राइजेस का, और वो है अदानी पोर्ट। क्या शॉर्ट्स बने इस काउंटर पे, 28 लाख शेयर जुड़े आज अदानी पोर्ट के काउंटर में, और 1% स्टॉक नीचे है, दिन के लो पॉइंट की तरफ ट्रेड कर रहा है। 19% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और वो भी तब जबकि ये निफ्टी का स्टॉक है। दमदार शॉर्ट्स बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। कुणाल जी, आपका परफेक्ट STBT। जी, मुझे लगता है अनिल जी डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए। 410 का स्टॉप लॉस रखें, फ्यूचर्स का लेवल में दे रहा हूँ। 410 का स्टॉप लॉस, 410 ₹2.5 मुश्किल से ऊपर है, और मुझे लगता है कि लेवल पहला 404 आना चाहिए कल तक, और आज का ही मान लीजिए 404, और 404 टूटा तो फिर 395। 395 ओके। बंसल जी, ठीक लग रहा है, शॉर्ट है एकदम अनिल जी? बिल्कुल, क्योंकि पोजीशन तो जबरदस्त बनी है, स्टॉक का गिरना भले ही अभी बाकी हो, लेकिन जिस हिसाब से पोजीशन बनी है तो फिर या तो गैप से खुलेगा क्या था? अनिल जी, ऊपर से क्लियर कट इसके अंदर एक रिवर्सल देखने को मिला है, और अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो स्टॉक ने 410 के नीचे एक ब्रेकडाउन दिखाया है। मैं कैश के लेवल्स की बात कर रहा हूँ अनिल जी, 410 के अराउंड स्टॉक चल रहा है, और यहाँ पर मुझे लगता है 412 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कैश के अंदर, और नीचे में स्टॉक वही 404 405 का एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य रखना चाहिए। आज के लिए 404 तो आता हुआ दिख ही रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फ्यूचर में चल रहा है 410 नहीं 408 कैश में चल रहा है 410, ₹2 का फर्क है। चलिए ठीक बात है, तो कमजोर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, और गजब कमजोर है। एक और शेयर है आईटी का जिसको काफ़ी अच्छी तरह से आप ट्रैक भी करते हुए, इंटेलेक्ट डिज़ाइन। आज इसमें ठीक ठाक पोजीशंस बनती हुई दिखे, 2 से 2.5% ऊपर भी है शेयर। एक बार राजेश जी आप देखेंगे इसकी क्लोजिंग इंटरेस्टिंग मिल रही है। वैसे भी जब इस तरह का मार्केट होता है ना, थोड़ा आईटी कंपनी पोजीशन अपने आप संभालने लगती हैं, तो एक बार इस पर राय दीजिए, क्या किया? डिम्पी, मुझे लगता है इसका 205 के आसपास का इसका एक सपोर्ट दिखता है, और अपसाइड में बेसिकली जहाँ पे रेजिस्टेंस दिखता है वो करीबन 230-35 के आसपास दिखता है। तो अगर मुझे लगता है पोजीशन है तो इसे बने रखना चाहिए, क्योंकि 205 के ऊपर ये खुद को मेंटेन कर रहा है, संभाल रहा है। तो स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे 200 के नीचे, एटलीस्ट ₹2-3 स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 197-98 के आसपास, एंड वन कैन होल्ड फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ, जैसे मैंने कहा, 235 तक। मजबूत है शेयर, डी हाई पे क्लोजिंग कर रहा है, अच्छा स्ट्रक्चर भी है इसके अंदर। 40 इंटेलेक्ट डिजाइन भी बना है अनिल जी, जो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब इसमें 4 सत्र पहले एक गैप बना था, और ये जो गैप है ये टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे लगता है इसको रनवे गैप कहते हैं, मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की संभावना। अच्छा ओके, ठीक बात है। नहीं तो जनरली हमने तो अब तक गैप नीचे के ही सुने थे ज़्यादा। इसमें ऊपर क्या? अच्छा, ऊपर के भी बनते हैं, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चलिए, एक और स्टॉक जो मौसम के विपरीत कमजोर हो रहा है, ये मौसम मजबूती का है लेकिन हो रहा है कमजोर, वोल्टास मेरे यहाँ तो डेटा के हिसाब से परफेक्ट शॉर्ट आ रहा है। हो सकता है थोड़ी देरी से हम पूछ रहे हो, लेकिन क्लोजिंग वाले शो में तो ऐसे ही पूछेंगे, ओपनिंग वाला तो है नहीं कि जल्दी पकड़ना आ जाए। 3% स्टॉक टूटा हुआ है, 11-12% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, 4 लाख से ज़्यादा शेयर जुड़ चुके हैं। एफएनओ में दमदार शॉर्ट्स बन रहे हैं, और जो शॉर्ट्स बन रहे हैं वो आजकल के लिए नहीं, पोजिशनल शॉर्ट्स बन रहे हैं। और बिल्कुल कुणाल जी एकदम कॉन्फिडेंटली होकर इशारा कर रहे हैं कि बेच दीजिए, ऐसे लग रहा है मेरे को आपकी बॉडी लैंग्वेज से। बिल्कुल अनिल जी, सही पहचाने आप। और मुझे लगता है, देखिए मैंने लिखा भी था वोल्टास बेचने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि काफी गिर चुका है आज के दिन में, तो फिर एक बार के लिए वेट कर लिया मैंने। लेकिन अब इसने 605 के सपोर्ट को तोड़ दिया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्टिकल लेवल था। 605 के नीचे सीधा बड़ा सपोर्ट 385 पे लगता है। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि ये 1-2 दिन का शॉर्ट नहीं है, इसको थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पर रखें तो 375 तक भी फिसल सकता है। पहला टारगेट हालांकि 390 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक तो शेयर और है रिडिंगटन, ये 135 आ चुका है। आज का स्ट्रक्चर भी इसका मजबूत, 3-3.5। अमूमन इसको सिर्फ एप्पल के फ़ोन के साथ ही समझा जाता है, लेकिन फिर भी चल रहा है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही है इसके रिगार्डिंग, फिर भी शेयर चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। एक बार राकेश जी आप देखेंगे रिडिंगटन पे, जिनके पास पुरानी पोजीशन है वो क्या करें, मान लीजिए 120 से लिया हुआ है, वो क्या करें, और जो अभी लेना चाहें क्या उनको क्या राय होगी आपकी? देखिए डिम्पी, यहाँ पर मुझे टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टॉर्टेड लगता है, नहीं तो खरीदारी बिल्कुल मैं राय नहीं दूंगा यहाँ पे करने के लिए। और मेरी राय में डिम्पी यहाँ से निकलना चाहिए, उछाल पे जैसे आज रैली बनी हुई है, रैली को यूज करना चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। ओके, रैली का इस्तेमाल करें निकलने के लिए, खरीदारी ना करें। अच्छा, ये साउथ इंडियन बैंक भी आज वापस से मजबूत हुआ है, नतीजे के बाद है ना,
बहुत अच्छे नंबर्स हैं इसके। आशीष कुकरेजा जी को पूछते, मेरे ख्याल से वो ट्रैक करते हैं साउथ इंडियन बैंक को, जहाँ तक मुझे याद आता है एक आध बार बात हुई है। आशीष जी क्या राय है आपकी नतीजे देखने के बाद? नंबर्स बहुत तगड़े आए हैं इस बार। देखिए अनिल जी, ये अब जो खासकर रीजनल जोन में जो ये बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर ज़रूर एक डिफरेंट वैल्यू जोन में जाके ऑपरेट कर रहे हैं जितने भी ये बैंक्स हैं। सो आई थिंक बस एक एफर्मेशन थी ये रिजल्ट्स, और आई थिंक कंसिडरिंग कि जिस तरीके से मैनेजमेंट ने अपनी आउटलुक सामने रखी है, बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त है मार्केट की, कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो आई थिंक दिस इज वन बैंक विच शुड फीचर इन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज बाकी जो प्राइवेट बैंकिंग में वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी गैप बड़ा होता जा रहा है। तो ये इस वजह से यू विल सी लॉट ऑफ बाइंग कमिंग इन स्मॉलर बैंक्स एंड साउथ इंडियन बैंक विल डेफिनेटली पार्टनर। आई है अपोलो टायर, जरा कुणाल जी जल्दी से बताइए क्योंकि 2 ही मिनट हैं। अपोलो टायर्स क्या लेके जाएं या फिर कल सुबह ही देखें? अपोलो टायर्स में क्या करना है? देखिए, एक बार के लिए मुझे लगता है वेट करना चाहिए डिम्पी। उसकी वजह क्या है कि 286 का इसमें एक रेजिस्टेंस है जो पार नहीं हो रहा है, और स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म में नहीं लगता है मुझे। तो मुझे लगता है, और कल फिर अनाउंसमेंट्स भी आने वाली हैं, तो मुझे लगता है एक बार के लिए छोड़ देना। ठीक है, एक बार के लिए छोड़ देते हैं, कल की कल देखेंगे। 86 के ऊपर भी आ जाएगा, अगर इसको चलना ही होगा तो कल की कल पोजीशंस बनाएंगे, थोड़ा ओपनिंग वाला हिस्सा भी छूट जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा मार्केट। लेकिन अनिल जी आपकी बात बिल्कुल ठीक निकली, 800 के इर्द गिर्द ही निफ्टी एक्सपायर करने की तैयारी कर रहा है, 799 ही चल रहा है डॉट एक्सपायरी में टाइम। और माफ कीजिए, ये आज का डे क्लोज, आज के डे की एक्सपायरी, क्लोज, यस आज का डे बिल्कुल। तो एग्जैक्टली वहीं पर कुछ हुआ नहीं ना, अच्छा हुआ, नहीं तो आपके खर्चे नहीं निकलते। हाँ, तो सही बात कह रहे हो, खर्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे डिम्पी ने बोला, जो आपने बोला कि आज कोई पोजीशन नहीं बनती है, ये बोलने में बहुत हिम्मत चाहिए मुझे लगता है। ये आसान नहीं होता है। आमतौर पर कोई सवाल करता है तो कोई ना कोई जवाब तो बन ही जाता है, लेकिन आपने जिस कॉन्फिडेंस से कहा कि आज कोई पोजीशन मुझे समझ नहीं आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुणाल जी, एक चीज मैंने नोटिस की है ये कि कई बार ऐसा होता है कि डेटा में जब कुछ नहीं दिख रहा होता है तो फिर मैं वैसे ही बोल देता हूँ कुछ। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं कोई एडवाइस नहीं दे पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ लोगों को, लेकिन फिर मुझे लगता है कि जो लग रहा है वही बोलो, बजाय इसके कि कुछ अपने मन से बोलने के। ज़्यादा बढ़िया, अगर डेटा में लग ही नहीं रहा तो क्यों बोलना। तो चलिए आज की पारी खत्म करते हैं यहीं पर, और ठीक है, ऐसे मार्केट में कोई समस्या नहीं है। ये जो बंद हो रहा है एकदम परफेक्ट बंद हो रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट के पहले इसी तरह की क्लोजिंग होनी चाहिए, बैलेंस क्लोजिंग जिसको कहते हैं, न तेजी न मंदी। तो जो होना है रिजल्ट के बाद ही होना है। तो कल सुबह का एक्शन तो फिर आपको मिलना ही मिलना है, बिल्कुल पूरा का पूरा जी बिजनेस पर हमारे साथ। लेकिन अब आपको फटाफट मैं एक बार क्लोजिंग बता दूं क्या हो रहा है आज क्लोजिंग में। एनटीपीसी फॉर ए चेंज, साल में 2-3 बार ऐसा होता है जब निफ्टी पे टॉप गेनर बनता है, आज वो इसका दिन है। 2.25% मजबूत, डॉक्टर मजबूत है, बीपीसीएल थोड़ा मजबूत है, एसबीआई में अच्छी खरीदारी आई, 1% मजबूत होकर बंद हो रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, ये थोड़े छोटे शेयर ऐसे हैं जो मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं। तो कमजोर क्या है? टाइटन, ओह माय गॉड, 3.5% नीचे जाकर डेज लो पे बंद हो रहा है तो। और इसके अलावा टाटा मोटर्स 2% कमजोर है, M&M 2% कमजोर है, ओहो वेदांता कमजोर है, भारतीय इंफ्रा। हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप, जल्दी बोलिए, टाइम कम है। अनिल जी बहुत बुरी तरह से गिर रहा है, मैं आपकी नजर में लाना चाह रहा हूँ। तो क्या करें? अनिल जी बिकवाली का ही कैंडिडेट है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वक्त नहीं है, बट काफी बुरी तरह से अनिल जी 8%, 8.25% डाउन हो गया स्टॉक। माय गॉड, अचानक से क्या हो गया? बैंक बंद हो रहा है क्या? पता नहीं क्या हो गया। आजकल तो मतलब सबसे बड़ा डर ही यही लगता है, मार्केट बंद हो गया। अच्छा, अब नहीं गिरेगा, सो चिंता मत करो। सही वक्त तो बाजार बंद हुआ है, ठीक है। 10% की मामले गिरावट के साथ आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। 10%। अच्छा, फटाफट मैं एक बार एफएनओ के स्टॉक्स आपको बता दूं, जहाँ जहाँ तेजी मंदी रही है वो थोड़ी सी फटाफट आपके सामने रख दी जाए। सन टीवी 10% ऊपर बंद हुआ, साउथ इंडियन बैंक 3.5% मजबूत, ओबीसी 2%, इंडिगो 2%, डॉक्टर वगैरह थोड़े थोड़े मजबूती के साथ बंद हुए हैं। कमजोर क्या है? ये तो लिस्ट बड़ी है, 10% से ज़्यादा गिरने वाले की लंबी लिस्ट है आज। रिलायंस लेवल 14%, माय गॉड, ये लास्ट में कब गिरा आपको पता ही नहीं चला किसी को। अदानी पावर 12%, अदानी ग्रुप में कुछ तो हुआ है आज। अदानी पावर, अदानी पोर्ट में शॉर्ट बने, अदानी एंटरप्राइजेज, एसटीबीटी आप बोल गए। अदानी ग्रुप के शेयर तीनों दिखाइए जरा एक साथ, तीनों, चौथा ट्रांसमिशन भी दिखा दीजिए जो एफएनओ में नहीं है। कुछ तो हुआ है सर, है ना? क्योंकि अदानी पावर 12% गिरना। अच्छा, पीसी ज्वेलर्स 11%, टाटा ग्लोबल 11%, सूज लोन 10%,
IDBI 8%, JP एसोसिएट 8%, PTC 8%, रिलायंस पावर, HCC, रिलायंस इंफ्रा 5 से 6%। कमजोर क्वालिटी के शेयरों की दमदार बढ़े। बंसल जी, आपको याद है आपने क्या किया था 2 दिन पहले, याद है? डर लग रहा था इनको। और डर कौन से में लग रहा था आपको? GMR, HDIL, और मैंने ये बोला था रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस नेवल, और ये और तब आप ये कह रहे हैं कोटक खरीदिए, HDFC बैंक खरीदिए। तो मैंने आपको पूछा भी था कि देखो आप खराब क्वालिटी के शेयर से डर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के शेयरों में आप तेजी कर रहे हैं, ये बढ़िया संकेत। तो देखिए, इसलिए बंसल जी को साथ में बिठाया जाता है कि आपको एकदम बैलेंस परफेक्ट ओपिनियन आपको मिले। ठीक है, तो मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई और निफ्टी भी हरे ही निशान में क्लोज हो गई, 806। रही के कसर निफ्टी के लाल निशान में दिख रही थी, वो भी हो गया एडजस्टमेंट के बाद 0-0, 62 पॉइंट ऊपर है, 0-0। हाँ, ये 62 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है आपका निफ्टी बैंक, यस। और सेंसेक्स 20 अंक ऊपर, 20 अंक ऊपर। बिल्कुल तैयार है, पिच बिल्कुल तैयार है कल के नतीजों के बाद एक्शन के लिए। कल 1-1.5 घंटे का रुझान के बाद। एक मिनट जाने मत दो। नहीं, कभी जाने कहाँ दे रहे, अभी आपसे पूछना बाकी है। हाँ बंसल जी, शुरुआत आपसे, मुश्किल सवाल की शुरुआत बंसल। कल 10,600 या 11,000? अनिल जी, मुझे तो लगता है कि 11,000। कुणाल जी? मुझे लगता है अनिल 10,900 के आसपास जाना। 10,900। आशीष कुकरेजा जी? सर बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आई थिंक मार्केट तो 10,600 एक्सपेक्ट कर रही है सर, मैं यही बोलूंगा। सॉरी, मार्केट निचले स्तर एक्सपेक्ट कर रही है सर। ओके, थोड़ा नीचे। राजेश सातपुते साहब? अनिल जी, मुझे लगता है 10,900, 10,910 तक जाएगा। 10,900, चलो ठीक है। तो ऊपर की तरफ 3 जन ऊपर की तरफ है और एक थोड़ा हमारे सावधान रहने की राय दे रहे हैं। चलिए आप ध्वनिमत से पास होगा। हाँ हो गया ध्वनिमत से पास हो गया। अच्छा, इन 3 के जो ध्वनिमत में हमारी ध्वनि भी तो कितनी मिली हुई है, वो भी तो आवाज कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी बिजनेस के लिए, फाइनल ट्रेड में हमारा साथ देने के लिए। और जाने से पहले आपको बता दें, आज आपके लिए बहुत कुछ खास है। बाजार बंद होने के बाद 4:30 बजे एक खास शो देखिए, कड़वी शक्कर और काली दाल। कैसा लगा टाइटल? बहुत शानदार। कड़वी चीनी काली दाल, मतलब ये है कि चीनी का दाम ऐसे है 26 रुपया और मार्केट में बिकती 40 रुपया। सेम सिचुएशन दाल में भी है। मतलब बीच वाले जो बिचौलिए हैं वो पूरा का पूरा पैसा खा रहे हैं और इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही। तो किसानों को भाव नहीं मिल रहा, लेकिन कंज्यूमर को भाव देना पड़ रहा। तो इस पर एक खास पेशकश हमारी 4:30 बजे। आइए 6 बजे अगर आप फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते रहे, आप ये लिख के भेज देते हैं कि रीट्वीट्स आर जस्ट इंडोर्समेंट नॉट माई व्यू, या आप व्हाट्सएप पे खाली फॉरवर्ड भेज देते हैं एक से दूसरे को मैसेज कि मेरे पास आया, मैंने आपको भेज दिया, तो आपको बता दूं, आप ऐसा करके फंस सकते हैं। जी हाँ, फंस सकते हैं, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। बाकायदा कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया और उन्होंने कहा कि अगर आप फॉरवर्ड करते हैं कोई भी मैसेज, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनहगार नहीं है। इसका मतलब ये कि आप वो चाहते हैं कि ये मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचे, और उन्होंने इसके दम पर बीजेपी के एक नेता को जमानत नहीं दी है। तो अगर सोशल मीडिया का खेल आप गलत तरीके से खेलते हैं तो जेल भी पहुंच सकते हैं। तो आपको सावधान करने वाला ये शो है। और रात को 8 बजे 26/11 पर सबसे बड़ा कबूलनामा। जिन लोगों ने अमिताभ बच्चन की वो पिक्चर देखी उन्हें तो याद हो गई, जब दीवार में वो अपने हाथ पे लिखा हुआ दिखाते कि मेरा बाप चोर है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से नवाज शरीफ ने कल कह दिया कि मेरा मुल्क आतंकी है। उन्होंने कबूल कर लिया है। तो नवाज शरीफ का ये कबूलनामा आज रात को 8 बजे आपको ज़रूर देखना चाहिए कि उन्होंने मान लिया है कि हमारा देश आतंकवादी है। ठीक है, तो पूरा एक्शन है अब बाजार बंद होने के बाद भी जी बिजनेस पर। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।